हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग दिख रहे हैं परसोना। और परसोना के आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पिछले 2 दहाइयों से मॉडलिंग, टेलीविज़न, फिल्म में वर्सेटैलिटी के थ्रू अपनी स्टारडम को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, हम डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मिकाल जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम मिकाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरसलान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बेहतरीन। आज जो हमारा ये शो का फॉर्मेट है वो थोड़ा इस तरह से है कि हम आपके करियर के ऊपर जो आपकी ये 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम इंटरव्यूज़ में इस तरह की चीज़ें देखते नहीं हैं। एक्सेलेंट। आई एम एक्साइटेड। मुझे पहले भी कुछ अंदाज़ा था बिकॉज मैंने आपको व्यूज़ को बताता चलूँ, मैंने अरसलान के जो रिव्यूज़ हैं वो कई दफ़ा अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो डेफिनेटली देखे हैं, हाँ। लेकिन बाकी भी देखें। एंड आई लाइक टू कमेंड यू अरसलान कि आई थिंक आपका बड़ा बैलेंस्ड रिव्यू होता है। थैंक यू सो जहाँ जहाँ मैंने देखा है आप बड़ा डिटेल्ड जो है एनालिसिस करते हैं, वेदर इट्स द एक्टिंग और द प्रोडक्शन और द डायरेक्शन और द स्टोरी लाइन। और मुझे लगता है बहुत बैलेंस्ड होता है, जहाँ तनकीद बनती है, जहाँ बनती भी है कई जगहों पे काम चीज़ों पे, तो वहाँ आपकी तनकीद भी बैलेंस्ड होती है और जो तारीफ़ भी है वो भी बैलेंस्ड होती है। थैंक तो यू सो मच। आई रियली लाइक योर फॉर्मेट। एंड ये भी जो आपने मतलब हम यही करते हैं ना कि अब आपका जो करियर है उस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं। नहीं, एंड आई लाइक दैट। आई थिंक हम ये करते नहीं हैं यहाँ, और कोई मैंने ऐसा और शो नहीं देखा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे गया हूँ, लेकिन मैं भी चूज़ी हूँ कि किस पे जाना है। सो आई एम एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में आप पहले मॉडलिंग कर रहे थे, ठीक है? और आपको जब ऑफ़र हुआ जो है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, तो आपका तो ब्रॉटअप सारा लंदन का है। जी। आपको आइडिया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं जिस टीम के साथ, इब्रार उस वक्त पाकिस्तान में शदीद फेमस थे, ईमान एक टॉप मॉडल थी, तो उस वक्त ऐसा कोई प्रेशर था कि मेरा पहला काम है, मुझे पहले ही काम में इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना मिल गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एंड आई थिंक मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, इसलिए ओके। मैंने वो प्रेशर लिया ही नहीं। तो आई थिंक ये मेरे फ़ायदे में हो गया। अगर आई थिंक एज अ न्यू पर्सन, एंड होते हैं बहुत सारे नए लोग जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। ओके। अब्रार का मैं पहले से ही फ़ैन था। ठीक है। मतलब मैं इंग्लैंड में आया था तकरीबन 96-97 में वापस आया था। और जब वापस आता है तो मुझे इंग्लैंड से आने की वजह भी कुछ ये थी कि मुझे अपने पाकिस्तानी रूट्स और कल्चर बड़ा पसंद था। ओके। एंड क्योंकि मेरी कुछ देर बाहर अपब्रिंगिंग रही, तो मैं चाहता था कि मैं वापस कनेक्ट करूं। तो जब मैं आया था तो उन दिनों में बिल्लो रिलीज़ हुआ था। ओके। और मेरे अंदर एक देसीपन भी बड़ा है, तो वो बिल्लो का तो मैं तो गाड़ी में रोज़ सुनता था। तो ऑब्वियसली जब वो अबरार का आया गाना तो मुझे अबरार का तो ज़रूर पता था। ओके। एंड आई वाज एक्साइटेड। लेकिन मुझे बाकी जो उस टीम थी। टीम में बाकी भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और उस वीडियो का क्रेडिट मैं देता आसिम रज़ा का ही हूँ आज तक ही। ओके। बल्कि मेरा वो वीडियो मुझे मिली कैसे कि मैंने एक कमर्शियल किया था आसिम रज़ा के साथ, और वो मेरा पहला कमर्शियल था ओके। लिप्टन का। उसमें मेरा बहुत ही छोटा सा रोल था, जिसमें एक्स्ट्रा तो मैं नहीं कहूँगा और सपोर्ट भी नहीं कहूँगा, वो कुछ बीच में था। बहुत एक छोटा ठीक सा है। एक मेरा शॉट था कि भाग के जाके चाय की प्याली उठाता हूँ और पीता हूँ। तो वो शॉट जो है मैंने 4-5 दफ़ा दिया, और आसिम आए मेरे पास, उन्होंने कहा, मेरा पहला कमर्शियल था, तो आसिम आए, उसने कहा यार तुमने हर दफ़ा जो है ना कुछ डिफरेंट दिया, ओके। मुझे अच्छा लगा। तो उस एक शॉट के बेसिस पे मुझे वो पूरी वीडियो मिली थी, ओके। बिकॉज ही लाइक माई एंथुजियाज्म। एंड आई थिंक ये भी न्यूअर एक्टर्स में ना ऑब्वियसली कुछ आप में पोटेंशियल होना चाहिए, जो कि आई गेस मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके। और फिर आपकी एक एंथुजियाज्म भी होनी चाहिए, तो वो एंथुजियाज्म भी जो है ना आई थिंक उसको पसंद आई, और उसके बेसिस पे जो है आई गॉट दैट वीडियो। सो बट उसका क्रेडिट मैं सारा आसिम को देता हूँ। तो तब मुझे एक्टिंग का शौक ज़रूर था। मैंने स्कूल में एमेच्योर थिएटर इस तरह की चीज़ें की हुई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पता था। और ऑब्वियसली फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है मिकाल, वो जो एनर्जी मिकाल में उस गाने में है वो हमने फिर और कभी नहीं देखी। हाँ, यू सो लाइक बिकॉज वो मतलब इनोसेंस था। बेफिक्रे सी है हाँ, वो एनर्जी इनोसेंस सारी। था ना। हाँ। वो मैं आपको वही कहने लगा था कि आई वाज गोना कम ऑन टू के उस वीडियो का मैं क्रेडिट आसिम को ही देता था, बिकॉज मुझे तब नॉलेज नहीं थी। ओके। तो असल में अच्छा डायरेक्टर भी वही होता है जो उसके सामने जो भी टैलेंट हो उसमें से वो कैसे निकालता है उस चीज़ को। तो वो आसिम ने मुझसे करवा लिया।
क्योंकि उसके बाद आपके वो तुलसी वाले कुछ म्यूजिक वीडियोस आए थे, गमे दिल, अगर आपको याद उसके है। बाद क्या होता है ना कि इंसान सीख जाता है ना, तो उसमें जरा हाँ, जरा आप जरा रिजर्व्ड हो जाते उसमें हो। थोड़ी सी मेच्योरिटी उसमें नजर हाँ, आती है। उसमें मैं रिजर्व नहीं हूँ। हाँ, उसमें मैं रेल हूँ। मैं जो था ना, और बहुत ही नए शुरू के दिन थे, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। ओके, अब तो जरा हम ठहराव के साथ, और ये चीजें और वो चीजें। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 2003 में, और आपको जब पहला प्ले ऑफर हुआ और वो जियो के लिए था, जी, जिसका नाम है याद तो आएगी। याद तो आएंगे। और इसमें आपकी कास्ट में शामिल थी रीमा और हुमायूं, जी, ठीक है। और ये दोनों ही उस टाइम पे अपनी अपनी इंडस्ट्री के बड़े स्टार बिल्कुल थे। बिल्कुल। और बल्कि रीमा का पहला टेलीविजन यस अपीयरेंस थी। यस यस यस। और इसको लिखा था खलील रहमान कमर जी। ने। तो आते ही पहले प्रोजेक्ट में आपको बड़े बड़े स्टार्स के साथ हाँ, काम करने को मिल गया। हाँ। तो ये इस तरह से मैनिफेस्ट किया था कि आपको पहले काम ऐसे ही करना है, या किस्मत के साथ साथ? हाँ, बस वो ये किस्मत ही थी। आई थिंक जो मुझे ये मॉडलिंग भी जिस तरह मुझे मिली, जैसे आप इब्रार की वीडियो की बात कर रहे हैं, और जो प्लेज वो खुद ब खुद ही होता रहा। Okay. ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने जब मैं फील्ड में आया, तो जब मैंने अपना माइंड बना लिया ना, फर्स्ट 6 मंथ्स तो, और इब्रार की वीडियो भी उसमें शामिल है, कि शुगल था। शुगल भी नहीं कहूँगा, लेकिन करता तो मैं वो काम सीरियसली था, लेकिन मैंने तब तक ये सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तब तक ये फॉर नॉट फन मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज मैं नॉन सीरियस नहीं था। लेकिन मैंने करियर नहीं सोचा था उस वक्त तक। एक साल जब गुजर गया, फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल ही हाँ जी मॉडल, ये वो पता भी नहीं था, बच्चे थे, तो वो उस टाइम में गुजर गया। उसके बाद फिर जब साल पूरा हुआ, तो तब मैंने ज़रा सोचा कि यार काम भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, आगे फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, अच्छा स्टार्ट मिल गया है, तो चलो फिर यही सही। तो वो 1 साल का पीरियड तो इनिशियली, अगेन आई एम सेइंग नॉट फन, नॉट कि मैं सीरियसली करता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मैंने यही करना है। 1 साल के बाद फिर मैंने तय कर लिया था कि नहीं, अब यही है, और मैंने इसी पे फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद जो आपके प्ले आते हैं, बेवफाइयाँ है या जैसे सुहाना है, उन प्लेज में मैंने आपको इस तरह से नहीं देखा कि मुझे सिर्फ हीरो का ही करेक्टर करना है। यू आर नॉट सो पिकी, जो मैंने एनालाइज किया उस टाइम पे। Even till now, I think still I'm not too picky. मुझे लोग कहते रहते हैं, ओके, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों, I don't know, that's my thinking. लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि नहीं जी ये रोल नहीं करना, वो नहीं, लीड है, मैं कवर पे हूँ नहीं हूँ, मेरा मेन कैरेक्टर है या नहीं, और इस तरह की चीज़ें। एक तो शायद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शायद चीज़ें वैसी मिल गई। ओके, मुझे ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी। और दूसरा ये कि मैं इसमें पिकी नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो भी काम मिले आप उसमें शाइन कर सकते हैं। कितने अगर हम और एग्जांपल्स लें कि बाहर भी देखें, यहाँ भी देखें, कि जो बड़े एक्टर्स या जो अपना काम जानते हैं, वो अगर एक छोटे से रोल में भी आए ना, तो वो इम्प्रेशन अपना छोड़ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं अगर दूँ, बाबर अली एंड मौला जाट, यस, पहला सीन था उनका, सिर्फ एक ही सीन था, लेकिन वो सेट कर गए पूरी फिल्म को, और उन्होंने दिखाया अपना एक सीन में ऐसी है कि, और वो अब तक वो, मतलब मुझे तो याद रहता है, आई डोंट नो आपकी क्या है या व्यूअर्स की क्या है, उनकी परफॉर्मेंस याद रहती है, उनकी वो जो प्रेजेंस थी, हालांकि पूरी फिल्म गुजरी उसके बाद और बहुत जबरदस्त थी बाकी भी, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस या जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, तो मेरा ये बिलीफ है कि जो एक एक्टर है, वो आपको जितना भी मिले, मज़ा तो यही है कि आप थोड़े में अपना दिखा दो। अच्छा, उस साथ साथ फिर प्लेस भी चल रहे हैं, और एक और चीज़ जो पूरे पाकिस्तान उसके साथ हुक रहा, वो थे यूफोन के एड्स। हाँ जी। उस टाइम पे क्या माहौल था वहाँ पे? क्योंकि अब मैं अक्सर वो एड्स देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है यार, ये इन्होंने तो बहुत आगे का सोचा हुआ है। मुझे एक एड याद है कि जिसमें ना आप 80s के रॉक स्टार बने हुए हैं, वो विग्स लगाई हुई हैं वैसे, आपके ड्रेसिंग भी वैसे है, जबकि वो एड पूरे पाकिस्तान में चलना है, और सबको पता भी नहीं है क्या रेफरेंसेस हैं। तो आपके उस वक्त किस तरह का माहौल होता था उस सेट पे कि यार ये अवाम इस तरह चीज़ों को कैच करेगी कि नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किस तरह के कपड़े पहन के आ रहा हूँ? अच्छा, नहीं, वो मेरे लिए भी ना, मैं अपने जब करियर पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, वो मेरे लिए भी सबसे मेमोरेबल मेरी एसोसिएशन रही है। एंड आई थिंक वो, हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स की हैं, लेकिन यूफोन की कैंपेन्स में इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए ना, मतलब हर एड ही उसमें जो है ना, वो एक बिल्कुल ही कुछ हटके होता था और कुछ नया होता था, और मैं बड़ा फोकस भी करता था उस पर। जो आपने कहा ना, जैसे आप पंक रॉक की एग्जांपल दे रहे हैं अभी, तो उसमें मेरे खुद बड़ा इनपुट होता था कि क्या लुक होगी, कैसे करना है, कितना जाना है।
उस चीज़ का भी क्रेडिट जो है, आई मीन ऑब्वियसली मेरी अपनी मेहनत उसमें ज़रूर शामिल है, लेकिन वो जो ड्यूओ है एहसन रहीम और फैसल कुरैशी का, वो जीनियसेस हैं, यू नो, एंड यू नो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने कॉमेडी जो सीखी ना वो यूफोन के ऐड से सीखी। और मेरे अंदर कॉमिक नेचर हमेशा थी, लेकिन इंसान करने से रिफ़ाइन होता है ना, एक्सपीरियंस से ही ज़रा रिफ़ाइन होता है। तो वो एक ऐसी टीम के साथ काम करना जो मास्टर्स हैं कॉमेडी में, तो वो बहुत मज़ा आता था। एंड यू नो इवन व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो मैं इतना नहीं सोचता था, मुझे यू नो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही 2-3 कमर्शियल से ही वो कैंपेन ना बड़ी सक्सेसफुल हो गई। और बीच में ही उस टाइम पे भी ना लोग कहना शुरू कर देते थे, मतलब उस टाइम पे भी कहते थे कि हम वेट कर रहे हैं। मैं अब यही कहने लगा था, ड्रामे का इतना इंतजार नहीं होता था जितना यूफोन की नेक्स्ट ऐड का इंतजार होता था कि अब क्या कॉन्सेप्ट आएगा। एग्जैक्टली। और अभी तक आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जो है ना 10 साल हो गए हैं लास्ट ऐड आए हुए, और कुछ एड्स की बात जो यू नो जो लोगों को याद है, तेरी मेहरबानी का बहुत कहते हैं, गद्दे वाला कहते हैं, और भी कुछ शुरू के जहाज वाला एक था जो जहाज से निकले। तो ये 15-15 साल हो गए इन कमर्शियल्स को, और अभी तक लोगों को याद है। आप मुझे 2 साल पुराना कोई ऐड बता दें जो आपको याद हो। ये तो मैं आजकल रोता हूँ इस बात पे कि आजकल क्या एड्स आ रहे हैं, नहीं आते। तो यू नो आई मीन दैट फॉर मी वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और 9 इयर्स हमने किया, एंड मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन आई थिंक सिर्फ मैंने ही जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 कमर्शियल्स थे जो हमने किए उनके साथ इन दैट टेन्योर। तकरीबन 15-20 हर साल हम करते थे। ऐसे था, यू नो 10-12-15 हर साल में। वो सारे बाहर ही शूट होते थे मोस्टली उस ज़माने में बैंकॉक में बहुत सारे ज़्यादातर प्रोडक्शंस बैंकॉक में होती थी। तो बल्कि हम जब जाते तो हम 2-2 3-3 करके आते थे। पहले तो ये था ना, अब ये होता है यूजुअली कि आप जाते हैं एक कमर्शियल करके आ जाते हैं। तो उस ज़माने में हमने ना लाइन अप किए होते थे, 2-3 करके आते थे, फिर वो अगले 2-3 महीने चलते रहते थे। अच्छा, इसके बाद जैसे अभी आपने बोला कि आप उस वक्त इतने ज़्यादा पिकी नहीं थे और अभी भी नहीं है, तो बॉलीवुड मैं तब ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल पिकी नहीं हूँ। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं होता कि किरदार छोटा या बड़ा, नहीं कि मैं पोस्टर के फ्रंट पे हूँ या हाँ किरदार ये छोटा या बड़ा है। आई थिंक किरदार अगर मुझे पसंद आ रहा है और मुझे कुछ और पसंद, मुझे स्टोरी लाइन पसंद आ रही है या प्रोडक्शन अच्छी है, कास्ट अच्छी है, यू नो आई थिंक दैट्स गुड इनफ रीजन फॉर यू टू डू इट। सो बॉलीवुड का कैसे आया फिर उस टाइम पे? बॉलीवुड बहुत इनिशियली आई वाज एक्चुअली लकी। बॉलीवुड तो किया था, लेकिन जब जैसे आपने कहा, जो मेरे करियर के शुरू में ही हम पहले जाते थे मॉडलिंग के लिए इंडिया। हम जाते थे दिल्ली फैशन शोज करने के लिए। ब्राइडल एशिया एक इवेंट होता था वहाँ पर, आई एम श्योर अभी भी होता होगा। तो उसमें मेरे ख्याल से पहले साल में ही 1 साल हुआ था यहाँ मॉडलिंग किए हुए। तो 2002 में प्रॉबेबली पहली दफ़ा मैं गया था इंडिया, और पहले हम जाते थे फैशन शोज़ के लिए। तो 2-3 साल वो चलता रहा और हम जाते रहते थे। उसके बाद इंडिया का कैसे शुरू हुआ था कि एक फ़िल्म यहाँ बनी थी, एक को प्रोडक्शन बनी थी गॉडफादर के नाम से। जो असलम भट्टी उसके प्रोड्यूसर थे, और उसमें कुछ इंडियन एक्टर्स थे, पाकिस्तानी एक्टर्स थे। वो उसकी शूट हुई थी दुबई में और बुल्गारिया में। तो उसमें एक मुझे रोल, बल्कि इसमें एहसन खान का थोड़ा हाथ है। वो आई बिलीव एहसन जो है वो पहले कर रहा था और फिर उसने नहीं की, तो मेरी उसकी दोस्ती थी, तो उसने कहा इस तरह यार मेरे पास जो है ना, मैं ये कर नहीं सकता, तो इस तरह की फिल्म है, तो अगर तू इंटरेस्टेड है तो तू बात कर ले। तो उसने मुझे इन टच करवाया था विद दैट टीम, एंड देन आई एंडेड अप डूइंग दैट रोल। तो उस फिल्म में विनोद खन्ना साहब थे, अरबाज खान था, अमृता अरोड़ा थी, प्रीति जंगियानी एक लड़की थी, वो थी मोहब्बतें में जो है। हाँ, तो वो मैंने किया। एंड उसमें जो डायरेक्टर भी था हृदय शेट्टी नाम था, जो आई थिंक रोहित शेट्टी का भाई है, आई थिंक। तो यू नो उनके साथ काम किया, दे टुक अ लाइकिंग टू मी, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मैंने काम किया, आई थिंक जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये कि यू नो एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसके साथ आप काम करते हो। और मैंने जहाँ भी काम किया, जो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को प्राइड करता हूँ कि कभी किसी के साथ एक दफ़ा काम नहीं किया, हमेशा बार बार काम किया है। तो इट यू नो वो आपकी कुछ नेचर भी होती है, कुछ आपका ऑब्वियसली टैलेंट भी होता होगा उसमें। तो विनोद साहब टुक अ बिग लाइकिंग टू मी,
और उन्होंने फिर जो मेरा जो नेक्स्ट जो मैंने काम किया था जो शूट ऑन साइट थी, शूट ऑन साइट जी, जो इंडियन और इंग्लिश प्रोडक्शन थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। तो बस ऐसे ही चलता गया। अच्छा, मिकल वो वाला एरा थोड़ा सा बीइंग अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट थोड़ा मुश्किल नहीं था 2003 और ये 8-9 के बीच का जो एरा है, तब इंडियन सीरियल्स चल रहे थे, फिल्में बन नहीं रही, म्यूज़िक भी तकरीबन ख़त्म हो गया, तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर या कोई साइकोलॉजिकली आप तंग नहीं होते थे कि यार मैं किस उसमें आ गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट करने हैं कौन से नहीं करने, क्योंकि उस एरा में मैं किसी इंडिया के हवाले से बात करें या पाकिस्तान इंडिया दोनों के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कोई इंडस्ट्री आपने टेन्योर एक बड़े मजे का सवाल पूछा है। तो हम इंडियन करियर की अगर बात करें तो उसके बाद एक गॉडफादर की, फिर मैंने शूट ऑन साइट जो एक बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें मैं लीड था नसीरुद्दीन शाह एंड ओम पुरी। वो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो शूट ऑन साइट थी ना, जब मुझे शूट ऑन साइट मिली ना, और जब मैंने उसमें काम किया, और फिर ऑब्वियसली नसीरुद्दीन शाह के साथ किया, ओम पुरी के साथ किया, जो लेजेंड्स हैं, कोई शक ही नहीं, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड बट दुनिया भर में इनके और उनके क्राफ्ट को माना जाता है। इट्स नॉट कि वो सुपरस्टार्स हैं, वो सुपरस्टार्स भी हैं, लेकिन उनको ना एज परफॉर्मर्स और एक्टर्स माना जाता है। जब मुझे वो फिल्म मिली ना, और जब मैं वो कर रहा था, उस वक्त मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ, मैं नखरा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार अगर तुम्हें ये मिल गई है ना, तो इसका मतलब है तुम कुछ बन गए हो। खुद मेरे अंदर एक वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने कहा कि जो भी अब 5-6 साल हो गए करियर को, और एक इतनी बड़ी, फिर जब मैंने वो फिल्म की, जो डायरेक्टर थे उसके जैक मुंद्रा, वो ही पास्ट हुए, जो मोहन मुंद्रा नाम था, तो जब फिर उन्होंने बताया कि हमने अभिषेक को कास्ट करने की कोशिश की, फिर मतलब एज एन ऑफर किया रोल, विवेक ओबरॉय को किया, ये वो, लेकिन तुम हमें समझ आए हो ना। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला इससे, कि मैंने कहा यार ओके, दैट मीन्स कि तुम सही चल रहे हो। यानी कि वो जो प्रेशर्स थे पीछे, वो फिर आपने कहा नहीं, मुझे जरा कॉन्फिडेंस मुझे और लगा कि मैंने कहा यार अगर यहाँ पहुंच गए हो ना, तो इट मीन्स कि तुम ठीक हो, तुम सही जा रहे हो, जो कर रहे हो, और मेहनत करो, और इसमें लगे रहो। तो कमिंग बैक टू जो आपका सवाल था, जो इंडिया में मसला शुरू हुआ ना, वो शुरू हुआ था 2008 में, जब मुंबई अटैक्स हुए थे ऑब्वियसली, और उस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मजीद हालात जो है ना वो ख़राब हो गए थे। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से ही ऐसा रहा है, इट्स ऑलवेज बिन अ स्लिपरी स्लोप, और वो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट एज नेबर्स। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एज नेबर्स आपको पीसफुल होना चाहिए, और मैं क्योंकि इंडिया गया भी बहुत हूँ, बहुत सारे इंडिया में और पाकिस्तान में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस कम हैं एक्चुअली। इवन आप किसी इंडियन से मिलते भी हो ना, वो भी इतना, उसके अंदर भी इतनी नफरत नहीं होती जितनी टीवी नहीं पे होती, और वहाँ जाके बिल्कुल नहीं फील होती। मुझे तो बहुत प्यार भी मिला वहाँ, एंड इट वाज नाइस। खैर आई मीन बट कहने का ये मकसद कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा सुपरसीड कर जाते हैं इन चीज़ों के, एंड ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये मेरे कॉमन मैन और कॉमन इंडियन के भी हाथ में नहीं है। ये हमेशा जो पावर्स हैं उन्हीं के हाथ में रहेंगे, और वही डिसाइड करते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेज़ था कि गॉडफादर की, फिर शूट ऑन साइट की, फिर उसके बाद मुझे इंडिया में बहुत ऑफर्स आना शुरू हो गई। ऑब्वियसली नसीर और ओम पुरी के साथ लीड किया, और उस वक्त तक, और बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ये करते हैं, और ये होता है हर किसी के करियर के साथ, कि उस वक्त फिर मैंने ना पाकिस्तान में काम करना कम कर दिया। एंड क्योंकि इंडिया में कोई शक नहीं है, एक बड़ी बिजनेस है वो, एक बड़ी इंडस्ट्री है, उधर प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा बड़े स्केल के होते हैं, फेम भी आपको ज़्यादा मिलता है, पैसे भी आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो बंदा इंक्लाइन हो जाता है कि यार हाँ ठीक है, व्हाई नॉट। तो उस वक्त एट दैट पीरियड जो है ना, मेरे पाकिस्तान में जो काम आ रहा था, मैंने कहा नहीं, आई रादर फोकस ऑन इंडिया राइट नाउ। और फिर 2008 में जब अटैक्स हुए ना, तो वो जितने प्रोजेक्ट्स थे विच आई वाज ऑलमोस्ट साइन फॉर, एक तो शायद साइन भी कर लिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब वो होने वाले थे बस। और जब अटैक्स हुए ना, तो बिल्कुल बंद हो गया इंडिया। अब मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, इन अ वे। उसी वक्त मैंने 2008 में ही फैसला कर लिया था कि नहीं यार, पाकिस्तान पे ही फोकस करो, इंडिया में ठीक है जब काम आएगा देख लेंगे, फोकस जो है इंडिया नहीं रहेगा। आपको कहा ना कि 2008 से पहले थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया था कि वहीं काम करना चाहिए, और नॉट कि पाकिस्तान को भूल जाना है, लेकिन वहाँ जब मिल रहा है काम, अच्छा मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट।
तो उस वक्त जब वो हुआ तो दैट वाज यू नो एज आई सेड ना इधर का ना उधर का इन अ वे इट वाजंट दैट बैड लेकिन वो एक शायद मेरे माइंड में मैंने ऐसा कुछ ज़हन बनाया हुआ था और ऑब्वियसली यहाँ फिर काम नहीं कर रहा था या मना कर दिया लोगों को तो लोग भी थोड़े से अच्छा नहीं यू वर राइट एट दैट टाइम मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता Yeah, है I क्योंकि mean, इतने बुरे ड्रामे बन रहे थे पाकिस्तान में उस वक्त नहीं मैं मतलब- मैं काम तो अपनी जगह वो उसको हम you know, हाँ। लेकिन एक इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी ओके सो एनीवे फिर जब वो हुआ उस वक्त फिर मैंने 2008 में ही फैसला कर लिया था ये मैंने फैसला ज़रूर किया था कि नहीं पाकिस्तान इज़ प्रायोरिटी नंबर 1 और ठीक है इंटरनेशनली वेदर इट्स इंडिया या जो भी आई मीन पर्सनली यू नो मैं हॉलीवुड बिकॉज मेरे इंग्लिश इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थे एंड बिकॉज आई एम हाफ इंग्लिश इज वेल तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था लेकिन ऑब्वियसली जब बॉलीवुड के आए ऑफिस तो आई टुक देम ऑन तो उसके बाद मैंने फोकस जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान पे वापस शिफ्ट कर लिया एंड डिसाइड कर लिया कि ठीक है उसके बाद भी मैंने इंडिया में काम किया फिर जो मैंने अगला प्रोजेक्ट किया था अब आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर क्वेश्चंस नहीं मे बी मैं अपनी नहीं बात आप बता सकते हैं बता सकते हैं वो जो लव स्टोरी थी जी यू आर माई जान You Are My Jaan 2010 में उसकी शूट थी और वो 2011 में रिलीज हुई थी तो उसके बाद फिर वो किया फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो फिर काफ़ी टाइम हो गया वो फिर बेबी की थी 2015 में और फिर उसके बाद फिर हालात ख़राब हो गए मज़ीद और फिर यू नो आजकल तो मुझे तो बल्कि सबसे फ़नी बात मुझे ये लगती है और मैं वाकई हंसता हूँ कि पाकिस्तानी एक्टर्स पे इंडिया में बैन है इस वक्त हाँ ऐसे ही है which I think is hilarious. ये आप लोग न्यूक्लियर पावर हैं नहीं मतलब एक्टर तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनकी इंडस्ट्री के या लिए तो यही है हाँ इसलिए बैन मतलब हमने पता नहीं वहां जाके फट जाना है या क्या करना है आई थिंक इट्स वेरी फनी एंड वेरी ऑड बिकॉज वो एक बड़ी इंडस्ट्री है और उनको इंक्लूसिव नॉट के मतलब मैं तो कम से कम नहीं मतलब यहाँ बड़े यू नो लोग फिर अगेन वही बात है ना एट द एंड ऑफ द डे लोग यहाँ हार्टलेस होते हैं ना कि जैसे हम मरे जा रहे हैं इंडिया के काम में मरा कोई भी नहीं जा रहा इज्जत से बुलाएंगे रिस्पेक्ट से बुलाएंगे अच्छे रोल्स देंगे फिर मैंने दूसरा भी ये फील किया ऑल्दो मैंने भी अच्छे रोल्स किए थे लेकिन आपको हमेशा इंडिया जो है ना एक बहुत कोई मेन पोजीशन देगा नहीं यू नो ये भी मैंने रियलाइज़ कर लिया था एक तो पॉलिटिकल हालात आपको कभी नहीं पता तो आप बैंक ऑन तो कर ही नहीं सकते कि आप सिर्फ इंडिया में काम करोगे दूसरा ये है कि मुझे लगता है जहाँ भी मौका मिलता है या जहाँ भी कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है वो फिर काट देते हैं पत्ते यू नो बिकॉज वो नहीं चाहते तो आई जस्ट थिंक यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स द ट्रूथ यू नो आप पॉलिटिकल चीज़ों को आप नहीं साइडलाइन कर सकते और वो सुपरसीड कर जाएंगी इवेंचुअली करना चाहिए मतलब करना चाहिए इंडियन एक्टर्स को भी आना चाहिए म्यूचुअल काम होना चाहिए हॉलीवुड में कितनी ऐसी कोलैबोरेशंस होती हैं एग्जैक्टली और हमारे अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं तो देयर शुड बी क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन और उस वजह से शायद टेंशन्स भी कम हो जाएं लेकिन ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि अगर नहीं भी होता ना तो इट डजंट रियली मैटर सही है अच्छा आपने भी जो काम किया ओमपुरी के साथ और नसीरुद्दीन शाह के साथ कोई कुछ ऐसा सीखा उनसे कि जिसने आपके क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प की हो नहीं डेफिनेटली आई थिंक जो सबसे पहले चीज़ मैंने देखी मैं आपको बल्कि पूरा इंसिडेंट सुनाता हूँ तो ऑब्वियसली जब मुझे पता चला आई वाज वेरी एक्साइटेड और मेरा उसमें रोल भी जो थ्रू आउट फिल्म में ना दोनों के साथ ही था या तो कभी नसीर साहब के साथ था या फिर ओम साहब के साथ था तो मेरी पहली इंटरेक्शन नसीर साहब के साथ थी और मैं ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटेड था तो मैं एक बड़ी ना लंबी स्पीच तैयार करके गया हुआ तो मैं गया सेट पे उनसे मुलाकात हुई तो मैं जाके ना सर आपका ये देखा मतलब शुरू हुआ हुआ और यू नो आई एम सो एक्साइटेड मैं तकरीबन 5 मिनट बोलता रहा वो सुनते रहना ऐसे ऐसे करके तो मैं जब ख़त्म हुआ तो कहता वो इधर आके बह मेरे नाल यू नो तो वो बिल्कुल ही उनके साथ यू नो ही ट्रीटेड मी लाइक अ सन लाइक अ यंगर ब्रदर और यू नो सबसे पहले जो आपने कहा कुछ सीखा तो सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि वो इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं यू नो और वो इतने सिंसेयर हैं विद देयर वर्क देर ऑलवेज ऑन टाइम देर ऑलवेज इन कैरेक्टर देर ऑलवेज दे नो देयर लाइन्स यू नो एक डिकोरम होता है सेट पे एक यू नो एक तरीका होता है चीज़ें करने का तो सबसे पहले तो मैंने यू नो ये नोट किया जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है यू नो पाकिस्तान में जितना बड़ा स्टार है उतना लेट आता है सेट पे
आप टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, नखरे, ये होते हैं, अनफॉर्चुनेट चीज़ें, क्योंकि हमने सीखा नहीं हुआ। इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। इंडिया में जितना बड़ा स्टार उतने कम टैंट्रम, उतना टाइम पे ऑन टाइम पे वो होते हैं। जैसे यूजुअली तो हम सबकी लंदन में शूट थी इसकी पूरी फिल्म की, तकरीबन 50 डेज़ की, 50-60 डेज़ की। सबसे पहले तो ये था कि वो 50 डेज़ की शूट थी, तो पहले दिन ही जाके ना पूरा आपको स्केड्यूल मिल गया 50 डेज़ का। अगर उस स्केड्यूल पे लिखा था ना कि 35th डे पे शाम को 5 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन पे ये सीन होगा और वो 7 बजे ख़त्म होगा, तो ऐसे ही होता था। वो क्लॉक वर्क था। तो पहले तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ काम के, एक्चुअल काम कैसे होता है। यहाँ तो ये है कि चलो जी चलो मतलब इतना भी नहीं है। यहाँ होता है हमारा एक प्लान, लेकिन यहाँ हमारे हर्डल्स ऐसे हैं और इतने हैं कि वो अभी तक टिल डेट में तो हम थोड़ा सा हैप हैजर्ड ही चल रहे हैं। ऐसे है चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड उस तरह नहीं होती। कुछ जगहों पे होती हैं जो थोड़े से ज़रा लार्जर स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिल्म में या कमर्शियल में, फिर भी बेहतर मैनेजमेंट होती है, बेहतर ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन जिस तरह ट्रूली होना चाहिए और एक प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस और एक टाइम मैनेजमेंट है, वो हम अभी तक यहाँ नहीं कर सके। तो ये चीज़ें मिली। आई मीन एज अ परफॉर्मर वाइज, जैसे आपको मैंने कहा ना कि जब मुझे ऑफर हुआ और जब मैंने फिर वो काम कर रहा था ना, तो आई थिंक मोर देन लर्निंग ना, वो कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि एक एक्टर के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। कि आप फील करो कि नहीं यार, वहाँ मुझे कुछ लगा, नॉट के ईगो आई मेरे अंदर, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी क्राफ्ट में ना ठीक कर रहा हूँ। ठीक है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और इन लोगों के साथ कर रहा हूँ, और फिर जाहिर है वहाँ अप्रूवल, मतलब ओके आ रहा था। अब टेक्स दे रहे हैं, नसीर के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ जी शॉट दिए जी, ओके आगे बढ़ें। कोई ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा मुझे टोक रहे हो, उनका हक बनता है और मैं सीखता भी। और मेरी अप्रोच भी ये थी कि मैं चाहता था कि मैं सीखूँ। नसीर साहब से आई थिंक मेरे ख्याल से तीसरा चौथा दिन ना, तो जाहिर है आपके साथ नसीर हैं और मेरे साथ ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल ना, मतलब 12-12 घंटे रोज़ हम साथ होने और साथ ही हमारा काम था। तो ही वॉज वेरी नाइस एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी कर्टियस एंड गेव हिम द रिस्पेक्ट दैट ही इज़ ड्यू। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा नसीर साहब व्हाट इज़ एक्टिंग? तो कहते हैं, सिंपल सी उन्होंने बात की जो मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आई, तकरीबन 10 साल लगे मुझे ये बात समझने में। उन्होंने कहा एक्टिंग इज़ टू एक्ट, कि जो आपको किरदार दिया हुआ है या जो, और ये उस वक्त तो मैंने एक्टिंग इज़ टू एक्ट, मैंने कहा ये क्या जवाब मैं कहा ये क्या जवाब हुआ? मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे ना पूरा कोई लेक्चर मिलेगा, मैं खुद समझ जाऊंगा। इतनी सी उन्हें बात की और मैं जी ऐसे मैंने उस वक्त सुन ली। लेकिन मुझे लेटर समझ आया कि वो ही सो 100% राइट, कि एक्टिंग इज़ टू एक्ट का मतलब है कि जो आपको किरदार मिला है, आपने वो बनना है, आपने वो एक्ट आउट करना है, आपने उसको निभाना है। आपने फॉर हिम ऑब्वियसली कमिंग ऑफ 30-40-50 ईयर्स, जितने भी उनको उस वक्त टाइम पे हो गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे अब मैं ये बात, अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछे तो मैं यही बात करूँ कि एक्टिंग इज़ टू एक्ट, जिसका मतलब है कि आपने वो कैरेक्टर बन जाना है, आपने वो निभाना है, आपने उसकी स्किन के अंदर घुस जाना है, आपने वो डिलीवर करना है। ऐसे तो एंड देन ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स थे। एक थोड़ा सा फनी वाकया, एक कोई मेरे ख्याल से कोई 40th डे था शूट का, तो एक सीन है बड़ा पावरफुल, अब तो पुरानी मूवी होगी मैं स्पॉइल भी कर सकता हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे मारना होता है। और उसमें क्योंकि मैं एक यंग स्टूडेंट बना होता हूँ जो इन्फ्लुएंस हो जाता है रेडिकल साइड पे, और वो एक इंसिडेंट जो है करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए, हालांकि वो मेरे ताए बने होते हैं, तो मेरा उनका फिर आमना सामना होता है और वो मुझे ना गोली मार देते हैं। तो वो हम जब सीन रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनके क्लोज शॉट्स हो रहे थे, और सिर्फ उनका वो एक्सप्रेशन कि मैंने एक लोगों की जान बचा ली, लेकिन उस प्रोसेस में मैंने अपने नेफ्यू को मार दिया। तो वो एक बड़ा, तो जब उन्होंने गोली मारी ना, तो साइलेंट एक्सप्रेशन था उनका कि वो मुझे देख रहे हैं और उनके आंख में आंसू आए, लेकिन इतना कुछ था उसमें ना मीनिंग। तो वो, अब मैं ऑफ कैमरा खड़े होके उनकी क्लोज हो रहे हैं, तो उन्होंने वो किया और फिर वो एक्सप्रेशन दिया, थोड़ी देर होल्ड किया और फिर ऑफ कैमरा ना चलते चलते आए। अब मैंने इतना उनके साथ काम तब तक कर लिया था फ्रैंकनेस, तो जब वो ऑफ कैमरा आए हैं ना, तो मैंने उनकी बैक पे थपकी दी, मैंने कहा मन्ना
हुन मनिया तनु यू नो, बिकॉज वो इतना पावरफुल एक्सप्रेशन था। तो एज आई सेड, यू नो, बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने सीखा ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी, और उन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया, फिर जो मेरे आगे मजीद अब करियर पे आएंगे उसमें शायद रिफ्लेक्ट हो। चले 2008 के बाद आप आ गए जी पाकिस्तान में, ठीक है, और जब आप आए और एज पर विकिपीडिया मैंने अपना पहला ड्रामा किया तो जी वो था साइका। साइका मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ डिस्कस करना, मैंने आपको फर्स्ट टाइम वहाँ पे रिकग्नाइज किया। हमें पता था उस गाने का कि सानू तेरे नाल प्यार हो गया, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मेकाल जुल्फ़िकार है। लेकिन उस ड्रामे में आपका रोल तो वो था तकरीबन वो सोप की तरह का था ना, सीरियल, अगर आपको मेरे याद ख्याल हो। से हाँ। लेकिन उसमें आपकी शुरू के कोई 20-25 एपिसोड में आपके कुछ सीन्स थे, उसके बाद बाकी की स्टोरी जुगन के करेक्टर, जुगन और आसिम खान की स्टोरी चल रही राइट राइट। बट आपका जो और सरवत वाला जो प्लॉट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था। मैंने ये पूछना है कि जब आप उधर फिल्में करके आए और इधर आप उस छोटे से करेक्टर के लिए क्यों राजी हो गए, और वो भी एक सोप लेवल का ड्रामा था। आई थिंक वो साइका जो है वो हम टीवी का मेरा फर्स्ट टाइम था हम टीवी के साथ काम करते हुए, एंड आई थिंक मे बी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं पड़ता, लेकिन इट माइट हैव हैड टू डू, जो मैंने आपको कहा ना कि 2008 के बाद मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो हो सकता है कोई उस वक्त अपॉर्चुनिटी आई, मैंने कहा यार पढ़ लो, ओके, यू नो, हो सकता है। मतलब नॉट के मुझे कोई ये इम्प्रेशन तो नहीं थी कि कोई छोटा प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली सरवत भी उस वक्त अच्छी थी, मुझे एक्चुअली डायरेक्टर भी अब नहीं याद, शायद सकीना समू, आसिम अली आसिम अली थी, ओके। तो यू नो उस वक्त हम टीवी भी अच्छा आ रहा था, और मेरे ख्याल से कुछ छोटा रोल तो नहीं था, मतलब मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा कि उसमें कैसा था। आई गेस मुझे रोल अच्छा लगा, पहाड़ों पे एक लड़का होता है, उससे प्यार होता है, फिर वो उसकी नहीं मुझे याद तो है क्या है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पूरा के कितने एपिसोड थे, कितने सीन थे, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। लेकिन कोई बहुत छोटा भी नहीं था, इतना मुझे याद है। छोटा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं। आई थिंक मे बी एट द टाइम प्रोबेबली ये कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा काम उस तरह नहीं होता था, स्पेशली जब इनिशियली हम प्री 2007 और 8 की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम ड्रामे बनते थे, ऐसे ही है, you know, तो आई थिंक प्रोबेबली दैट माइट हैव बीन जस्ट टू गेट बैक इनटू थिंग्स, या एंड एज आई सेड कोई इतना बुरा भी नहीं था वो, मतलब एक डिसेंटिश यू नो चीज थी, तो यू नो आई गेस दैट। ये कैरेक्टर तो बहुत प्रोमिनेंट था, मैं तो आपको कह रहा हूं कि रिकॉग्नाइज तो हमने कर लिया ना कि ये मेकाल जुल्फ़िकार है, बस आपने देख लिया ना काफी। चलें 2010 में चलते हैं। एक ड्रामा है मुझे बड़ा पसंद है, उसका OST और उसको लिखा है बुशरा अंसारी ने, दिल है छोटा सा। हाँ जी, पहुंच गए आप, और उसकी डायरेक्टर थी एंजेलीन, और आपके सारा शूट वो जितना भी था वो सारा स्पेन में हुआ था। हाँ जी, बार्सिलोना। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? दैट वाज ग्रेट, उसमें बड़ा मजे का रोल था वो, यू नो एट द टाइम, और अब तो काफी टाइम हो गया उसको, लेकिन एट द टाइम बड़े लोगों ने वो मेरा कैरेक्टर जो है पसंद भी किया था, बिकॉज वो बड़ा चुलबुला सा था, फन सा था, और वो यू नो ऑब्वियसली बुशरापा का लिखा हुआ था, बुशरापा यू नो खुद एक वो लेजेंड है, तो एंजेलीन का भी था, प्लस स्पेन में शूट थी, तो बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी उस वक्त। ओके, तो वो बड़ा मज़ा आया उसमें। कोई इंसिडेंट याद है? कैरेक्टर तूबा थी ना आपके साथ? तूबा थी साथ, फैसल कुरैशी जो है वो भाई बना होता है, और आई थिंक शबीर जान नहीं, आसिम नहीं, फादर का रोल जो होता है आसिफ रज़ा मीर नहीं होता है? आसिफ रज़ा मीर नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक शबीर जान मे बी मुझे नहीं याद पड़ रहा। तो बड़ा मज़ा आया, हम स्पेन में थे तकरीबन 1 महीना, और अब तो फिर भी प्रोडक्शन का लेवल बेहतर हो गया, तब इतना बड़ा नहीं होता था। तो सारे हम 3-4 अपार्टमेंट्स में ही हम सारे जो है इकट्ठे ठहरे होते थे, मैं और फैसल भाई बल्कि शेयर करते थे। तो बड़ा मज़ा आया, यू नो एक जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो यू नो यूर अ फैमिली यूनिट, और यू नो आप सारा दिन 24 घंटे साथ होते हो, काम भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। तो हम ठहरे हुए भी बहुत अच्छी जगह पे थे, ला राम्बला उसका नाम है, जो मेन जो बार्सिलोना की आप कह सकते हैं एक हाई स्ट्रीट सी थी, तो उधर ही हमारा स्टे था, तो दिन में काम भी होता रहता था, रात में जाके हम यू नो एंजॉय भी कर रहे होते थे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। चलते हैं 2011 में। आई थिंक 2011 वो में जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो मुझे लगता है कि आपका टर्निंग पॉइंट है, मतलब उसके बाद से फिर आपने पीछे मोड़ के नहीं देखा। आई थिंक पानी जैसा प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। वो करेक्टर थोड़ा
डिफरेंट था। यूजुअली लोग आप कहते हैं कि आप अब जाके विलन वाले करेक्टर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो अपनी एक वो वाली साइड आदर्श के करेक्टर में दिखा गए थे। ऐसे है कि नहीं? विलेनिश, हाँ, हाँ, थोड़ा था ना उसमें जो थोड़ा सा आपको नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। प्राउड सा था वो, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो उस वक्त नहीं मुझे लगा बड़े कि- ऑफर करते हैं इस तरह के कैरेक्टर। नहीं, लगा नहीं कि आपने मतलब मैं तो अभी हीरो हूँ, मुझे आते ही नेगेटिव करेक्टर दे रहे हैं मतलब नहीं, एज आई सेड, ये जो आपने बात की, ये इंटरेस्टिंग इनफ, ये मैंने कल ही सोची है सिर्फ। ओके। जो आप कह रहे हैं ना, नहीं उस वक्त मुझे नहीं था। एंड एज आई सेड, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि आप नहीं लगते इतने पिकी, तो मैं उस तरह, हाँ उस तरह तो मैं बिल्कुल पिकी नहीं था कि मुझे सिर्फ हीरो आना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कभी सिर्फ उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, बिकॉज आई जस्ट थिंक एक मिक्स होना चाहिए। मुझे वो भी Okay. काम मिल जाता है, मुझे बड़ा हीरोइक किस्म का काम मिल ही जाता है, और मुझे बड़ा ऑफ बीट काम भी मिल जाता है। तो आई थिंक मेरी क्राफ्ट बीट फिंगर टिप्स पे रहती है उसकी वजह से, ओके। और मुझे एक वेरिएशन भी मिलती है। एंड सिर्फ हीरो में प्रेशर भी बड़ा होता है, टू लीड समथिंग। एक सोलो किसी चीज़ को लीड करना के भी अपना एक प्रेशर्स होते हैं। जैसे मेरी एक और साइकी रही है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, पता नहीं लोग समझे ना समझे। आई नेवर वांटेड टू बी नंबर वन, आई नेवर वांटेड टू बी नंबर वन, ओके। बिकॉज नंबर वन कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल। नंबर वन रह के फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं उसके साथ, तो इट्स ईजियर बीइंग नंबर 2, 3, 4, 5 एंड स्टिल हैविंग द पर्क्स ऑफ नंबर वन, बट नॉट द प्रेशर। तो अवाम का फीडबैक कैसा था पानी जैसा प्यार का? पानी क्योंकि जैसा आज प्यार तक लोग याद बहुत रखते अच्छा हैं। था, बहुत अच्छा था। और आप सही कह रहे हैं, आई थिंक आप नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था फॉर मी टू बी अ लीड, कि इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है ना, ये सोलो इसके ऊपर जो है ना एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। बिकॉज मुझे उसमें आई नो सबा और जुगन थी, और एहसन भी था ना, लेकिन आई थिंक मेरा थोड़ा सा ज्यादा, मुझे आपका ज्यादा था, है ना, ज्यादा था उसमें। सॉरी एहसन। लेकिन आई थिंक वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट इस तरह जरूर था कि टू कम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, एंड देन कि मैं सोलो एक लीड कर सकता हूँ प्रोजेक्ट एज अ मेल। तो आई थिंक उस तरह वो टर्निंग, तो फिर वो 2012 में हमें नजर भी आया। हाँ, एंड देन ऑब्वियसली उसका डायरेक्टर सरमद है, सबा एज एन एक्टर, जुगन भी एट द टाइम, तो ये नौशीन शाह भी थी। हाँ, तो अगेन टू कम बैक इनटू एक दूसरे बड़े मजे की बात है कि आप जब अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं ना, एक्चुअली कमिंग बैक टू नसीर इवन, जब आप अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो ना, ये बहुत अच्छे एक्टर के साथ, तो आपकी भी एक्टिंग बेहतर हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन अदर टर्म्स कि फ़र्ज़ करें आप टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप अपने से बुरे प्लेयर के साथ खेलेंगे ना, तो आपकी भी गेम ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे ना, तो वो क्योंकि आपको चैलेंजिंग दे रहे हैं, तो आपकी भी गेम इंप्रूव हो जाएगी। तो एक्टिंग इज़ द सेम, क्योंकि एक्टिंग रिएक्शन होता है। तो अगर आपके सामने बहुत अच्छा एक्टर खेलना, तो आपको भी अपनी गेम उठानी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू शूट ऑन साइट और नसीर वाला, कि मुझे कॉन्फिडेंस तो मिला, लेकिन मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं इतने टॉप के साथ काम कर रहा था ना, इससे ऊपर कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ जब मैं, फिर मुझे मज़ा भी आ रहा है, और फिर जब व्हेन आई एम डूइंग वेल एज वेल, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला, लेकिन मेरी इम्प्रूवमेंट भी आई क्राफ्ट में। तो आई थिंक वर्किंग विद सरमद, वर्किंग विद सबा, जो कि हु आर ऑल्सो, अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो फिर मेरी भी क्राफ्ट बेहतर हुई, और आपकी होती है जब आप एक बेहतर एक्टर के साथ काम करें। अब हम बात करते हैं 2012 की। हम ईयर बाय ईयर चल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है ना कि कुछ चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, 2012 ना आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं, और आपको तकदीर भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका मोस्ट सक्सेसफुल जो ईयर है ना, वो 2012 है। ना सिर्फ आपके लिए, और बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी सबसे ज़्यादा, अगर मेल किसी बंदे ने सबसे ज़्यादा अच्छे ड्रामे किए हैं तो वो आपके ही थे। मैं इधर 4-5 के नाम लेता हूँ। शहरेज़ाद है उसमें, 7 पर्दों में, मंजली, न्यूयॉर्क से न्यू कराची, एंड दुरे शहवार, ठीक है। तो ये इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने इस साल में किए। तो इसमें हम अब थोड़ा ज़रा ज़्यादा देर रहेंगे। सबसे पहले जो एक मेरा फेवरेट करेक्टर है वो है मंसूर का, फ्रॉम दुरे शहवार। एंड उस वक्त आपको याद होगा, आप तो उस वक्त काम कर रहे थे, कि
उमैरा अहमद का नाम ही बहुत होता था कि अगर उमैरा अहमद का ड्रामा है तो डेफिनेटली अच्छा होएगा। तो वो आपका पहला स्क्रिप्ट शहरेज़ाद था कि दुर्र शवार था? और पहला आपको ये आइडिया था कि ये उमैरा का स्क्रिप्ट है? आई थिंक पहला दुर्र शवार था। ओके, पहला दुर्र शवार था। ओके। नहीं, मुझे उस वक्त उमेरा का इतना नहीं पता था। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कुछ। और वो मेरा पहला प्ले था, आई थिंक, हाँ, मेरा पहला प्ले था हाइसम के साथ। ओके। सनम बलोच थी उसमें। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। और फिर जब मैंने हाइसम के साथ, जब हम ऑन सेट थे और जब हम काम कर रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई बड़े मज़े की चीज़ बन रही है। और मुझे एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आया, बिकॉज उमेरा की स्क्रिप्ट्स ऐसी ही होती हैं। और उसके बाद आई वाज लकी इनफ कि मैंने कई उमेरा की स्क्रिप्ट्स की हुई हैं। एंड यूजली कभी कभार ड्रामा आता है ना, तो मैं अब तो ख़ास तौर पे मेरी एक रूटीन होती है कि मैं ना सिर्फ अपने सीन्स पढ़ता हूँ। ओके। और उसके पीछे मेरी थीरी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं लेज़ी हूँ, उसके पीछे भी मेरी थीरी है। क्योंकि मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में मुझे पता है ना क्या हो रहा है। मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मुझे तो अपना फ्लो लेके चलना है। हाँ, आपको जनरली स्टोरी में आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कैसे सोच रहा है, क्या उसके सीन्स हैं, बिकॉज वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है, मुझे वो जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये थीरी है उसके पीछे। लेकिन उमेरा का स्क्रिप्ट ऐसे थे, और उसके बाद भी कुछ आए, और इसमें सिर्फ उमेरा नहीं, एक दो और भी राइटर्स हैं, कि वो आपका दिल करता है आप पूरा पढ़ो। आप बाकी सीन्स भी पढ़ो। आप देखो कि स्टोरी, बिकॉज इतनी अच्छी स्टोरी होती है। प्लस ये कि उमेरा का डायलॉग जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। वो बड़ा ईजी टू रिमेंबर भी होता है, और वो बड़ा फ्लोइंग होता है, बड़ी स्पोकन लैंग्वेज होती है। मतलब वो ड्रामाई नहीं लगता ज़्यादा, फ़लसफ़ा नहीं होता। और अगर फ़लसफ़ा होता भी है तो वो कॉमन वर्ड्स में होता है। तो वो बड़ा मज़ा आता था। कैरेक्टर बड़े अच्छे डिफाइंड होते हैं। बहुत प्यारा। आजकल कुछ ड्रामे मिलते हैं, वो एक सीन में आप कुछ हो, दूसरी सीन में आप बिल्कुल ही कुछ और हो। उसके ऐसा नहीं होता। उसके बड़े डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, जिनकी एक जर्नी होती है जो चलती है। तो वो पढ़ते हुए भी मज़ा आता है, और फिर करते हुए भी मज़ा आता है, परफॉर्म करते हुए। सो दुर्र शवार इवन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और उसमें हाइसम, मेरी नज़र में इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान। तो उसके साथ काम करके भी बहुत मज़ा है। देन सनम व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज़, सनम बलोच। अच्छा, वो करेक्टर आपने मैं आपके जितना भी काम देखता हूँ, चाहे आगे का भी चले, अब 2012 से आगे भी चले जाते हैं, वो सूट किया था मुझे, है ना? हाँ, सूट भी किया था। दूसरा मैंने एक चीज़ नोट किया, आप करेक्टर्स में थोड़ा सा उसकी लुक पे कुछ ऐड करते हैं, जो मैंने और करेक्टर और एक्टर्स में अब आजकल तो बिल्कुल भी ये नहीं है। आप कोई भी करेक्टर होगा तो उसका थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे, कहीं पे दाढ़ी बढ़ा ली तो कहीं पे मूंछ रख ली। तो ये आपका पर्सनल इनपुट होता है या आपको डायरेक्टर जिस तरह से गाइड करता है? नहीं, ये मेरा पर्सनली होता है। आई थिंक वो होता है कि आप हर कैरेक्टर में ना कुछ, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट ही होता है। तो हर कैरेक्टर में, अनफॉर्चुनेटली आपने सही जिक्र किया, आजकल इतना मौका नहीं मिलता, बिकॉज ओवरलैप कर जाती हैं चीज़ें। एक प्रोजेक्ट करते हुए ही आप दूसरा प्रॉब्लली शुरू कर जाते हो, बिकॉज एक प्रोजेक्ट जो है एक टाइम में ख़त्म नहीं होता ना, वो गैप्स में होता है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर ही बैठे रहो, आपको बीच में और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यूजली साइमल्टेनियसली 2 या 3 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो आप फिर लुक नहीं चेंज कर सकते उसमें। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में आप यूजली वन गो में या वन थिंग एट वन टाइम ही करते थे। बहुत कम होता था कि ओवरलैप हो रहा है उसमें ना। तो उसमें फिर आपको मौका मिल जाता है कि आप बिल्कुल कुछ चेंज कर सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली, और ये कभी कभार तनकीद आते भी हैं, एंड राइटफुल है ये तनकीद, कि वो उस तरह एक्टर्स नहीं चेंज कर पाते। लेकिन क्योंकि आप फिर 2 प्रोजेक्ट में जब आप साथ साथ फंसे होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक में मैंने शेव की हुई और अगली में दाढ़ी रखी हुई है, या वटेवर, एक में बाल छोटे हैं एक में लंबे हैं, तो अगर दोनों की शूटिंग साथ साथ हो रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो येस, ऑफ कोर्स मेरी अपनी इनपुट होती थी। और जब एज एन एक्टर डेफिनेटली मैं कैरेक्टर पढ़ता हूँ, तो एक फीलिंग आती है ना कि यार उसका ये बॉडी लैंग्वेज होगी, ये उसका हेयर स्टाइल होगा, इस तरह चलेगा, इस तरह बोलेगा, तो थोड़ी सी ऑब्वियसली आप भी चेंज करना चाहते हैं। एज एन एक्टर यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ। अच्छा, मेरा एक सवाल है दुर्र शवार से रिलेटेड। आपकी कबीर खान साहब से कोई मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग योर करेक्टर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को सुनाया ज़रूर होगा कि मैं इसको ऐसे एक्ट करने वाला हूँ, या मैं इसको ऐसे एक्ट करने वाला हूँ। वो फिर हाइसम का कमाल है कि उन्होंने बिल्कुल इसको कंसिस्टेंट रखा, कि वो लगता था कि ये यंग मंसूर है और वो ओल्ड मंसूर है। वो हाइसम का एक कमाल था। हमारी 0 इंटरेक्शन हुई थी उसमें, बल्कि एट द टाइम। सो बिल्कुल,
नहीं, एंड आई मीन इट, मैं हासिफ का कह रहा हूँ कि वो मेरा उनके साथ पहले प्रोजेक्ट था, एंड वाकई मेरी नज़र में, बिकॉज मैं सिर्फ एज अ विजुअल मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ कि मैंने जब उनके साथ काम किया तो वो जिस तरह बैठ के सीन्स को रिहर्स करवाते हैं, जितनी अटेंशन टू डिटेल देते हैं, जितना एक्सप्लेन करते हैं आपको ना, तो वो और भी डायरेक्टर बहुत एक या दो होंगे जो इस लेवल पे काम करते हैं, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया था, एंड डेफिनेटली हाइसम को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अब आज शहरज़ाद पे आ जाते हैं हम। शहरज़ाद का पब्लिक फीडबैक बड़ा अजीब रहा होगा बट आई थिंक, क्योंकि उस ज़माने में फेसबुक तो था, और पिछले दिनों मेरी नादिया अफगन से भी बात हो रही थी क्योंकि उन्होंने वो करैक्टर जो प्ले किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑनलाइन बड़ा लोगों ने गालियाँ दी। क्या आपको भी ऑनलाइन ऐसा कुछ बहुत। फीडबैक आया? अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, जब ये आया ना सीन, तो मैं खुद सरमद से लड़ पड़ा। तो मैंने कहा क्यों, मैंने कहा व्हाई वुड, मैं इस हद तक थोड़ी फनी बात है, मैंने इस हद तक मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम गे दिखा दो मैंने कहा तुम ये ना दिखाओ, तुम उसको दिखा दो उसकी प्रेफरेंस ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा व्हाई वुड ही लीव मायरा खान, समझ नहीं आती बात। तो वो मैं खुद बड़ा रिलक्टेंट था इस Okay. बात पे, कि वो क्यों छोड़ेगा, नॉट टू एनी डिस्क्रेडिट टू नादिया, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, और लेकिन जस्ट ऑन द ओपिनियन, बिकॉज मायरा में कोई एज सच बुराई थी नहीं उसमें, ओके। मुझे लगता है फलक के character हाँ, में। फलक के कैरेक्टर में Okay. ना नहीं थी है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो इनसिंसियर है या वो कोई रूड है, उसने बड़ी कोशिश की, वो बड़ी कोशिश करती थी फलक के, और सलमान तो उसका आइडियल था, तो वो मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि यार ये क्यों करेगा ऐसे। तो मेरी ऑन दैट पॉइंट मेरी सरमद से बड़ी आर्गुमेंट हुई इन अ वे, लेकिन ऑब्वियसली फिर जो लिखा होता है वो फिर आपको करना पड़ता है। अगेन शहरज़ाद का मुझे बहुत लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन ट्रूली दैट वाज मायराज, वो फलक के कैरेक्टर और मायरा की जर्नी थी। उसमें सलमान, मैं समझता हूँ कैरेक्टर तो वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो कहानी सलमान की थी नहीं, वो कहानी फलक की थी और उसमें टाइटल ऑब्वियसली टाइटल पे थी भी मायरा, एंड दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मायरा, और मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया। आई थिंक मायरा जो है ना, शी डजंट गेट इनफ क्रेडिट फॉर द गुड एक्टर दैट शी इज़। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों को नहीं समझ आती है, एवरीवन हैज़ द राइट टू देयर ओन ओपिनियन, लेकिन आई थिंक मायरा बहुत डेडिकेटेडली अपना काम करती है, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर ऑन शहरज़ाद। उस साल के एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मंजली की। वो कैसा था एक्सपीरियंस? मंजली भी बहुत अमेजिंग था, मंजिल खलील साहब का लिखा हुआ था, और वो एक ड्राइविंग कैरेक्टर था, वो एक पावरफुल पावरफुल था। वो कैरेक्टर के जो जिसने कुछ करना है तो आगे कुछ ड्रामे में होना, वो उस तरह का कैरेक्टर था। आई रियली एंजॉयड दैट। खलील साहब भी इज सच अ फैंटास्टिक राइटर, और उनका डायलॉग इतना मज़े का लिखा होता है कि वो बड़े मशहूर हैं कि वो अपना डायलॉग चेंज नहीं कराते, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके डायलॉग को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके इतनी अच्छी फ्लो लिखी होती है उस डायलॉग की कि मुझे तो बहुत मज़ा आया था। मंजली तो बहुत ही, और मंजली बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उसमें, ये वो कैरेक्टर था कि मतलब आम सीन्स नहीं थे इसके, बड़े बोल्ड किस्म के, चैलेंजिंग किस्म के, और उसमें मुझे बाकायदा तैमूर नाम होता है ना कैरेक्टर का, तैमूर बनना पड़ा, बिकॉज मैं तैमूर हूँ नहीं इन रियल लाइफ ना, मैं नहीं हूँ तैमूर, मैं तैमूर जैसा हूँ भी नहीं बिल्कुल भी, अब जाके शायद बन गया हूँ थोड़ा, लेकिन उस वक्त नहीं था लेकिन तो मुझे बकायदा एक्ट करना पड़ा टू बी तैमूर, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि वो उस ड्रामे की ना वाइब, वो जो करंट जितने भी ड्रामे चल रहे थे उससे थोड़ी डिफरेंट सी थी। उसके जो डायलॉग्स भी थे, और इवन बाकी भी जो उसमें 2-3 ट्रैक्स थे वो भी डिफरेंट थे, बड़े बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थे उस जमाने के एतबार से। जब आप डायलॉग्स उसके सुनते थे तो आप परेशान हो जाते थे कि यार ये किस तरह के डायलॉग्स हैं, मतलब ये तो चपेड़े गिरा रहा है। हाँ, बिल्कुल मतलब उसमें बड़े, बल्कि शुक्र है उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स भी ऐसे थे कि पकड़ हो सकते लोग पकड़ लेते हैं। हाँ, उसके अगेन उसका भी बहुत क्रेडिट जाता है, उसका डायरेक्टर नदीम बेग था। और नदीम इज द बेस्ट डायरेक्टर इन पाकिस्तान। चलिए 2013 में नदीम बेग के साथ ही चलते हैं।
अभी तो मैं जवान हूँ जो आपने फिल्म आई वाज होपिंग यूड से दैट। अच्छा, आपने वो ओरिजिनल मूवी देखी थी? मैंने ओरिजिनल भी देखी थी शूटिंग से पहले जब मुझे पता चला, हाँ, ओके, क्योंकि वो रीमेक ही बन रही थी। हाँ ऐसे ही था, तो वो भी वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स है। और उसका एक्सपीरियंस भी मजेदार रहा होगा उसमें। और मुझे लगता है मुझे वो जैसे आपने जितने भी अभी लिए ना, हाँ। मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया। इसमें मुझे लगता है मैंने बेस्ट काम किया। ट्रू, ये मैंने बहुत दिल से किया था और वो स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। उस तरह की वो जो कॉमिक चीज़ें हैं वो मुझे पसंद भी हैं। उसमें मैंने जान भी मारी और एनर्जी बड़ी मजे की हाँ, थी। एनर्जी अच्छी थी। और उसमें अगेन वासे चौधरी उसका राइटर, यस, नदीम बेग उसका डायरेक्टर, पे इतनी बड़ी कास्ट मेरे साथ, सबा जिसको हमीद, बुशरा अंसारी, एक अतीका ओडो। तरफ सबा हमीद, बुशरा अंसारी, अतीका ओडो, एक तरफ आयशा खान, उस्मान पीरज़ादा, ये वो, तो इतने हैवी वेट्स थे मेरे साथ। और उसमें तो मैं हर जगह था ना, और स्टोरी आपने ही चलानी थी क्योंकि ड्यूल कैरेक्टर था, छोटा भी है बड़ा भी है। भी। तो उसमें आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। एंड अगेन credit to Nadeem, credit to Humayun as well. Humayun was the producer of that. Credit to Tarang, it's unfortunate वो, बल्कि मैं आपको बताऊं, वो फिल्म जो है ना उसकी वजह से जवानी फिर नहीं आनी हुई। ओके, ये मुझे नहीं हाँ, उस वजह से तो हमने क्या किया था, ये सारी फिल्म जब बनी ना, ये वाहिद फिल्म थी जो सिनेमा में लगी। एज इन इसका ना हमने प्रीमियर किया था। ठीक है, या नहीं, प्रीमियर शायद सबका ही हुआ सिनेमा में, लेकिन इसके प्रीमियर में मुझे याद है ये हुआ था, ये सबसे पहले आई थी। हाँ, ये एट्रियम थी ना, वो सबसे पहले ये वाली एट्रियम में आई थी, एट्रियम में लगी थी और पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ। और मुझे याद है कि वो हंस हंस के लोग जो है ना, अच्छा, ये मूवी का मजा भी टीवी पे मजा नहीं आया क्योंकि ब्रेक्स बहुत आ गए थे। अभी भी इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और जिसने नहीं देखी आई डू रिकमेंड इट। लेकिन उसमें मजा उसलिए नहीं आता क्योंकि ब्रेक्स बहुत आ जाते हैं। इवन जो यूट्यूब पे वर्जन है ना, उसमें ब्रेक्स वाली है, पूरी वीडियो फिल्म एक जगह नहीं है। जब हमने सिनेमा में देखी ना, तो वो पूरी वन गो में देखी। तो मुझे याद है पूरा, जैसे मैं कह रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री वहाँ मौजूद थी। और जब बाहर निकले हैं ना, तो मुझे इतनी तारीफ, सब ने इतना एंजॉय किया। और नदीम मांडवी वाला साहब थे जिनका सिनेमा था, उन्होंने आते ही बाहर ना ये डिस्कशन हो रही कि यार इसमें 2 गाने डालो और इसको मत चलाओ टीवी पे, इसको निकाल दो एज अ फिल्म, ये बहुत बड़ी हिट होगी। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं हो सका, लेकिन टिल डेट मुझे लगता है इट्स वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस। ओके, नाइस। अच्छा, उस साल आपने किया मिरातुल उरूस, एक साल पहले ही उसी जैसा बंदा हाइसम ने किया था अकबरी अस्करी, अगर आपको याद है। हाँ, आई थिंक सो, बहुत सिमिलर स्टोरी थी और या उसी की कंटिन्यूएशन थी मेरे ख्याल से। और ये दोनों एक और कोई प्रोजेक्ट है, उसकी कंटिन्यूएशन कहते हैं। अकबरी अस्करी या उससे नहीं, ओके। मिरातुल उरूस जो है ना, वो बेसिकली हमारी तो आपकी जो एजुकेशन है वो तो सारी लंदन की है, लेकिन अगर इधर जो मैट्रिक की बुक्स हैं वहाँ पे एक स्टोरी है हमेशा से ही, मिरातुल उरूस की, जो अकबरी अस्करी की स्टोरी है। आई सी। तो मैंने ये सवाल मेरा ये है कि जब एक पहला प्रोजेक्ट कामयाब हो गया और बड़ी कास्ट के साथ हो गया था, जिसमें सनम बलोच थी, हुमायूं मलिक थी, फवाद खान, इमरान अब्बास, तो आप दोबारा जब मिरातुल उरूस कर रहे थे तो आपको थोड़ा फील नहीं हुआ कि यार ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है एज इट इज? उस वक्त तो अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। आई नो, एक कॉमेडी है और एक थोड़ा सा और एक तो पीरियड है शायद, नहीं? हाँ, अकबरी अस्करी तो पीरियड है। हाँ जी, नहीं, वो तो प्री पार्टीशन की कहानी है मेरे। हाँ जी, ऐसी है। और मिरातुल उरूस मॉडर्न डे कहानी थी। नहीं, उस वक्त मुझे जैसे आप कह रहे हैं, ये मेरा डाउन साइड है, मतलब मुझे क्योंकि मेरी स्कूलिंग इंग्लैंड में थी, तो मुझे उस तरह की, मुझे उसकी हिस्ट्री उस तरह नहीं पता थी। लेकिन उन दिनों में कुछ बात होती थी, लेकिन मैं नहीं समझता था उस चीज़ को। मतलब मैंने उस चीज़ को उस तरह गेज नहीं किया जो आप कह रहे हैं कि ये वही कहानी है। एंड इट्स ट्रू, हालांकि मिरातुल उरूस भी आई थिंक उमैरा की थी, हाँ, लेकिन ये है, और तो ये भी उमैरा, ड्रामा भी उमैरा ने लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। एंड अगेन वो बड़े मजे की कहानी थी एक्चुअली, लेकिन वो उस तरह क्लिक नहीं। और उसमें भी बहुत अच्छी कास्ट थी, मैं, आमना शेख, सनम सईद और महविश हयात और एहसन खान। हाँ, महविश और एहसन, हाँ। अच्छा, नॉट सनम सईद, ओके। या और मैं और एहसन भाई होते हैं ना? यस, है ना? हाँ, और ये दोनों बहनें होती हैं शायद। ये दोनों बहनें होती हैं ना? भाइयों की बहनों से होती है ना? हाँ। तो हालांकि बड़ी अच्छी कास्ट थी और अंजुम उसके डायरेक्टर थे। लेकिन हाँ, यू राइट, जियो पे चला था। जियो पे, हाँ, उस तरह क्लिक नहीं हुआ जिस तरह, मे बी शायद उसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि वो रेपिटेटिव हो गया। मे बी बहुत क्लोज था, हो सकता है। चलें 2015 में चलते हैं फिर। अब दियारे दिल, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स। वो आपकी एक्टिंग भी अच्छी है उसमें सनम है आपके साथ, ठीक है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि
गिलगित जाना और वो सारा, बल्कि सॉरी स्कर्दू। स्कर्दू जाना और कपलू पैलेस में कैसा रहा था वो सारा? क्योंकि यूजुअली हमारे ड्रामे यहीं कराची बन रहे हैं या लाहौर बन रहे हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और उसकी भी जब स्क्रिप्ट आई, वो भी फरत फरत था, फरत का लिखा हुआ था। और दिस वाज माय फर्स्ट वन विद फरत। और वो भी जब मैंने स्क्रिप्ट ही पढ़ी ना, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाल चीज़ है, Yes. बहुत मज़े की चीज़ है ये, पावरफुल सीन्स थे बहुत सारे। पावरफुल था। फिर ऑब्वियसली जब उसका पता चला कि स्कर्दू में है और ये, तो मज़ीद एक्साइटमेंट बढ़ गई। फिर कास्ट इतनी बड़ी उसकी, वो भी करते हुए भी दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हसीब। और हसीब भी यू नो उसी प्रोजेक्ट में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। और आज तक माशाल्लाह यू नो ही इज़ डूइंग वंडरफुल थिंग्स। तो उसमें भी अगेन एक तो स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल, फिर डायरेक्टर्स इतने अच्छे, लोकेशंस इतनी अच्छी, कास्ट इतनी अच्छी। तो और उसमें भी उस कैरेक्टर की जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट, यू नो। उसमें मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन्स हैं। जो एक भाइयों का एक सीन है, मुझे वो बहुत पसंद हाँ, है। इवन बिफोर दैट अली एक तो रहमान सनम के साथ भी जो यू नो Yes, जितना वो जो वो भी। लाहौर भाग जाते हैं और हाँ आते जी, हैं, हाँ जी। बड़े ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो, बड़ी ब्यूटीफुल आपस में हमारी केमिस्ट्री थी उसमें, यू नो, बड़ा अच्छा हुआ है। फिर भाई के साथ शूट बहुत प्यारे हुए हुए हैं। शूट बहुत प्यारा हुआ है। फिर भाई के साथ यू नो Yes. जो है, फिर बाप के साथ, यू नो, आबिद जो अली। आबिद अली साहब के साथ, यू नो। और यू नो बहुत वो एक मेरा हमेशा मेमोरी रहेगी। ऑब्वियसली शूटिंग इन स्कर्दू, और जब आपका दिखाया हो कि खपलू पैलेस आपका घर है, आपका घर है, तो वो क्या ग्रैंड फीलिंग आती है, यू नो, आपको वो एक ऑटोमेटिकली ग्रैंड। और सिर्फ खपलू पैलेस नहीं, खपलू पैलेस और शिगर फोर्ट दोनों को मिला के तो हम मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते एक जगह थे और 2-3 हफ्ते एक जगह थे। ओके ओके। तो और ऑब्वियसली वी वर स्टेइंग देयर एज वेल, तो यू नो इट्स क्योंकि वो होटल भी है ना। हाँ, एंड क्रेडिट टू सरीना। आई मीन वो सिर्फ होटल नहीं है, वो एक यू नो बहुत ज़बरदस्त होटल है इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यू नो, दुनिया के कोने में। तो क्रेडिट टू सरीना, you know, for renovating those places and maintaining them the way they do. And वो truly उस जगह में जाके आपको कभी इस लेवल की फैसिलिटी मिलती नहीं है। वो उस जगह पे भी 5 स्टार है वो, you know। बल्कि उस प्रोजेक्ट में सरीना, नॉट कि वो साथ है, लेकिन आई थिंक हम टीवी की कोई एसोसिएशन थी उनके साथ। So you know that will always remain as a beautiful memory। और यू नो स्कर्दू में 2-3 महीने ठहरना और ये सारा काम करना, तो बहुत मजा आया था उसमें। अच्छा, उसी साल आपने ना एक और भी प्रोजेक्ट किया था सबा के साथ, संगत। वो आपको लगा नहीं कि पानी जैसा प्यार को हम दोबारा सेम ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है? अच्छा, और सेम संगत में मेन इशू तो आई थिंक वो ही वाला होता है ना उसमें। बल्कि मुझे बड़ा अपना एक पावरफुल सीन याद आ गया, जिसमें वो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, और पता चलता है कि इसका नहीं है। तो सेम पानी जैसा प्यार में भी ऐसे ही था ना? ऐसा था, वो प्रेग्नेंट होती है और वो उस पे इल्जाम लगाता है। मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना पानी जैसा प्यार की आई डोंट रिकॉल, नहीं मुझे उस तरह स्टोरी उसकी नहीं याद आ रही। ओके। मुझे उसमें बच्चे वाला तो बिल्कुल नहीं याद पड़ता। उसमें भी तो सबा का कैरेक्टर होता है और उसका सबा का कैरेक्टर ही ऐसा मजाक कर रहा हूं। एहसन खान होते हैं और वो हाँ, उसको संगत का आई थिंक जो वो टॉपिक था ना, हालांकि यू नो काशिफ निसार, व्हाट अ डायरेक्टर मैन, व्हाट अ पर्सन, यू नो, what a sensitive person and what a sensitive director, you know। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। संगत थोड़ा सा उस तरह मिस था आई थिंक। वो अनफॉर्चुनेटली जो शायद वो डिज़र्व करता था या वो बनना चाहता था, वो उस तरह नहीं बन सका। लेकिन आई थिंक वो स्टोरी भी कॉम्प्लिकेटेड है, यू नो, जो इसमें इशू था, आई थिंक उसको टैकल करना या उसको डिस्क्राइब करना। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, 3 आपके प्रोजेक्ट है। मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो वो उसे तीनों के जब हमने लिस्ट डाउन किया ना कि हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में, फिर जब मैंने लिखा, मैंने कहा ये तीनों तो सेम जैसे प्रोजेक्ट हैं। एक पानी जैसा प्यार, एक संगत, एक रुसवाई। मोर और लेस उसमें ऐसे ही है कि जिसमें हीरो को हीरोइन पे शक होना हो जाता है। तो ये आपको लगा नहीं कि आपसे रेपिटेटिव, ठीक है, नेगेटिव कराना है तो नेगेटिव कराएं, रेपिटेटिव कराएं, लेकिन एक जैसी स्टोरी में। हाँ, अच्छा, मैंने तीनों को इस तरह नहीं लिंक किया। मतलब मैंने करते हुए, अगर मुझे ऑनेस्टली लगता ना रिपेटिटिव होता तो मैं शायद ना करता। ओके। आई थिंक मे बी
जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है वो रिपीट हो रहा हो, लेकिन जिस तरह हो रहा है ओके हाँ वो तो शायद फर्क है. आई मीन एक्चुअली नाउ दैट आई एम थिंकिंग यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज रसवाई और संगत में इंसिडेंट तो सेम ही होता है कि पानी जैसा प्यार में भी यही है. अच्छा ओके सॉरी, मुझे पानी जैसा प्यार नहीं है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा. ओके लेकिन नाउ अब मुझे ये ख्याल आ रहा है, हाँ. अब आपने कहा है ना, बिकॉज उसमें भी लड़की के साथ रेप होता है एंड देन शी गेट्स प्रेग्नेंट. हाँ तो इसमें भी यही होता है. लेकिन उसमें पानी से प्यार में फर्क सिर्फ ये है कि वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसी का ही होता है, लेकिन वो शक करता रहता है कि नहीं ये मेरा, फिर वो डीएनए टेस्ट वो भी शक होता नहीं है. याद आ रहा उसका. हाँ. ओके नहीं, क्योंकि मुझे उसमें शक इसलिए नहीं याद आ रहा क्योंकि इसका कोई जुगन के साथ सीन नहीं होता. उसका भी जुगन के साथ सीन होता है ना, वो फिर उसको घर वापस भेज देता है. ओके वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो और जुगन के साथ शादी भी होने वाली जबकि संगत में और रसवाई में इसका कहीं सीन नहीं होता. हाँ नहीं होता है ना, नहीं होता. वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें उसका भी तो कोई सीन होता है. इतना मुझे याद आ रहा है. तो मैंने उस तरह का कनेक्शन वो नहीं मेक किया. लेकिन होते हैं यार, मतलब जब आप फैमिली ड्रामा में रहते हैं ना, देखें हम फैमिली ड्रामा के अलावा तो कुछ करते नहीं है, ऐसे ही है. तो कितने मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट ले आएंगे आप. और जब आपने 70-75 ड्रामे किए हों तो ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी तो निकलनी है. इसी तरह आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे भी रोल, मतलब बहुत सारे इतने रोल्स हैं, 2 बीवियां हैं, हाँ एक के साथ बन नहीं रही या व्हाटएवर, जो भी वो इश्यूज आप कितना को डिविएट कर लेंगे. जब आपने करना ही फैमिली ड्रामा है तो वो कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटीज होंगी. ठीक है. अच्छा एक ड्रामा है, मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे, मैं सितारा. वो उतना मज़ेदार एग्जीक्यूट नहीं हुआ. आपको क्या लगता है उसकी क्या रीज़न थी? अच्छा मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो भी मेरा एक बड़ा पैशन प्रोजेक्ट था. बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब वो नज़र आता है. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आई थिंक वो प्रॉबली वो कनेक्ट नहीं किया ऑडियंस के साथ उस तरह से जैसे आपके दूसरे प्रोजेक्ट करते हैं. आई थिंक उसमें ऑब्वियसली नॉट टू कॉल द चैनल डाउन, लेकिन वो इतना TV1 जो है पॉपुलर नहीं है, वो नहीं है. इट्स नॉट हम, इट्स नॉट जियो, इट्स नॉट ARY, वो नहीं है. इवन दो अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन एज अ स्टोरी मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है वो. एज अ कैरेक्टर मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, बड़ी. और वो अगर वो क्योंकि डायरेक्ट सीमा ताहिर ने की थी, जो चैनल की ओनर भी हैं, और वो था भी इस स्केल पे कि अगर वो सीमा ना करती, कोई डायरेक्टर उस लेवल पे उस चीज़ को ना कर सकता. बहुत मज़े की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो मेरे ख्याल से साइमा इफ्तिखार, फ़ाइज़ा इफ्तिखार थी उसकी. बिल्कुल फ़ाइज़ा इफ्तिखार, एंड अ ग्रेट राइटर. मतलब उनके बाद मुझे मेरा ख्याल से एक और भी मैंने उनका किया था, लेकिन वो भी पढ़ के आपने कहा कि वो सही क्लिक नहीं हुआ. एंड आई थिंक द ओनली रीज़न फॉर दैट वाज द चैनल, बिकॉज वो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉस्ट्यूम्स भी बहुत हर प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी उसकी. लेकिन आई थिंक वो किसी ज़्यादा बड़े चैनल पे होता तो वो और क्लिक करता, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी और मेहनत बहुत की थी उस पर. ओके अब हम आते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, संगमरमर 2017. और मैं तब जॉब कर रहा था, और वहाँ पे लिटरली जिस रात संगमरमर आता था, अगले दिन सुबह उसकी डिस्कशन होती थी प्रॉपर काम से पहले. आपको आइडिया था कि ये इस तरह जल्दी क्लिक करेगा? सैफ़ी हसन डायरेक्टर थे उसके, है ना, और मुस्तफ़ा अफरीदी उसके राइटर थे. तो आपको उस वक्त ये आइडिया था कि ये इतना हिट होगा आवाम में? बिल्कुल भी नहीं था. और बल्कि मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ, हम जो स्वात में इसकी शूटिंग कर रहे थे, तो नुमान एजाज थे ऑब्वियसली साथ, और सारे थे, तो हम उस वक्त बड़ा हंसते थे कि यार ये एक छोटी सी रीजनल कहानी है, एक रीजन के ऊपर बनी हुई, तो किसने देखनी है. तो जब हम कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और हम थोड़ा यही कि मतलब हम सब एक्टर्स का यही माइंडसेट था कि यार ये किसने देखना है, ये एक छोटी सी रीजनल कहानी है, ये कैसे इसकी नेशन वाइड, हाँ शायद पठानों में या जो KPK की रीजन है या जो उसको एसोसिएट करते हैं शायद उनके साथ क्लिक हो, लेकिन हमें लगता था कि ये वाइडर ऑडियंस के साथ क्लिक नहीं करेगी. लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो एट द टाइम जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, बहुत बड़ा, और बहुत ही कबूलियत मिली उसको. कुबरा भी उस वक्त, कुबरा का भी आई थिंक प्रोबेबली फर्स्ट ही आई थिंक TV का. और उसमें नहीं, मैं अपने पे भी नहीं था. मुझे लगता था मेरे कैरेक्टर का तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा वाइंड अप था.
उसमें था ना, हाँ तो था ही नहीं कोई वाइंड अप, बल्कि मेरे ख्याल से मैं बल्कि लास्ट एपिसोड में था ही नहीं ऐसे ही है। ऐसा ही कुछ था। और बल्कि हमें ऐसे ही लगता था कि जैसे इसका कोई और पार्ट आना है, हम तो हाँ इसी हाँ, एंटिसिपेशन में बैठे आई रहे। थिंक उस वक्त जिक्र था वैसे कि कुछ होना था, फिर उन्होंने संगे माँ किया, लेकिन Yes. और उसका कोई लिंक था और नहीं भी था, नहीं था, था भी और नहीं भी था, नहीं भी कुछ था। इस तरह था। तो उस वक्त बात हुई थी, और ऑब्वियसली जब एक चैनल को भी सक्सेस मिलता है तो वो भी चाहता है कि इसको हम फॉलो अप करें। तो उसी वक्त संगे मरमर जैसी जब चल भी गया था, तो उसी वक्त संगे मरमर 2 की बात हुई थी, लेकिन वो फिर उस वक्त मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो और जो आपने वाइंड अप की बात की, मैं अगर आपको जेनेरिक बात करूँ ना, मुझे वैसे ही लगता है कि हमें पाकिस्तान में ना वाइंड अप करना ही नहीं आता। आप कोई भी ड्रामा देख लें, मुझे लगता है कि हम एक तो बहुत जल्दी उसको, मतलब कहानी शुरू में स्लो, फिर स्लो 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 होते और एंड में आके बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है ये हमारा थोड़ा सा मसला है यहाँ पर पाकिस्तान में, हमें वाइंड अप नहीं करना आता। और ये बहुत सारे ड्रामों में, बल्कि ज़्यादातर बेशतर ड्रामों में यही होता है कि वो हम वाइंड अप सही नहीं करते। तो मुझे भी नहीं लगता कि उसका वाइंड अप ठीक हुआ। और मैंने तो बल्कि बड़े उस वक्त शिकायत भी की थी कि मैंने कहा ये क्या एंडिंग है, कोई एंडिंग तो दे कैरेक्टर की, क्योंकि था तो बड़ा पिवटल कैरेक्टर, तो उसमें उस तरह वाइंड अप नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा सक्सेस बन जाएगा ये। ओके, 18 में आ जाते हैं अली वाला इंसान, और बहुत मेजर प्ले है वो भी, उसमें भी बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, आपका मेन रहता है ओवरऑल। तो उस करेक्टर से आपने कुछ सीखा, क्योंकि वो उसने तो बहुत सारे लोगों को सिखाया ना उस ड्रामे के थ्रू, तो आपने अपनी ज़ाती लाइफ में कुछ सीखा उस करेक्टर से? डेफिनेटली उस कैरेक्टर का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, और उसमें जो मेरे सीन्स थे मेरे कैरेक्टर के ना, कवि खान साहब के साथ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बने हुए थे बाबा जी उसमें ना। और मेरा कैरेक्टर होता है जो अपनी लाइफ की मसले मसाइलों में से गुजर के सीखना चाह रहा होता है। तो जो कवि साहब के सीन्स थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं वो एक्टिंग कर रहा था कि जो कवि साहब, वो तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर बातें हो रही थी ना, लेकिन मुझे लगता होता था कि वो जो बता रहे हैं, क्योंकि वो नसीहत होती थी, जो वो कर रहे होते थे, तो वो जब बता रहे होते थे तो मैं एक्चुअली सुन रहा होता था उनको, और उस कैरेक्टर में एब्जॉर्ब कर रहा होता था वो सारी चीज़ें, कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख सकता है। ऐसी चीज़ें जो है ना, वो वक्त आपको सिखाती हैं, वो किताबें आपको नहीं सिखा सकती, वो वक्त आपको सिखाता है ये चीज़ें। तो जब मैं उनको सुन रहा होता था तो मुझे एक्चुअली ना सिर्फ ये लग रहा होता था कैरेक्टर टू कैरेक्टर बातें हो रही थी, मुझे लगता होता था ये नाजिल हो रही है मेरे ऊपर चीज़, ऑलमोस्ट मुझे वो फीलिंग आती थी। तो डेफिनेटली वो एक बहुत पावरफुल राइटिंग भी थी, वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी था, और उसकी जर्नी एहसन तालिश उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की उस पर। और वो जो पूरे कैरेक्टर की जर्नी थी, तो वो मैंने एक्चुअली लिव किया था कैरेक्टर, एंड आई थिंक इसलिए वो इतना अच्छा भी गया, बिकॉज उसमें बहुत सारी रियलिटी भी थी, स्टोरी के साथ साथ ना रियलिटी भी थी। तो डेफिनेटली उससे जैसे मैंने कहा ना कि वो जब बाबा जी वो बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था ये अल्लाह मुझे बताना चाह रहा है। नाइस, ये चीज़ें। चलें 2019 में चलते हैं, अब हम तो अब करीब ही पहुंच गए हम। शेर दिल फिल्म आपकी आई, हमारे यहाँ फिल्में क्यों नहीं आवाम उस तरह से एक्सेप्ट कर रही? जैसे मतलब अगर आपके पास ऑप्शन हो ना, बॉलीवुड फिल्म लगी हुई है और पाकिस्तानी फिल्म भी लगी हुई है, तो वो हमेशा हमारे यहाँ लोग बॉलीवुड फिल्म को प्रेफर करते हैं। तो आपका तो एक्सपीरियंस भी था बॉलीवुड से, और शेर दिल आपने प्रोड्यूस भी की। नहीं, शेर दिल आई डिडंट प्रोड्यूस, नहीं नॉट शेर दिल। तो शेर दिल में आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न थी कि हमारी आवाम किस तरह की फिल्में देखना चाहती है? हालांकि शेर दिल में मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसकी ग्राफिक्स बड़ी ब्रेक थ्रू चीज़ें थी उसमें। प्लस एज एन एक्टर मतलब मेरे लिए वो अगेन एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था मेरा ख्याल से किसी भी हीरो के लिए। वो हमारा टॉप गन मोमेंट था, जो हॉलीवुड की टॉप गन टॉम क्रूज, वो मेरा वो मोमेंट था। कि आपने अपने मुल्क की, चले टॉप गन तो हॉलीवुड की है ना, लेकिन अपने मुल्क की तो मैंने टॉप गन की भी है ना, और मेरा वो रोल था, तो वो मेरे लिए बड़ा प्राइड था। एंड जस्ट द फैक्ट टू पुट ऑन दैट यूनिफॉर्म, वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, बिकॉज एक फोर्सेस का आपको कैरेक्टर मिले, प्लस वो कैरेक्टर भी ऐसा कि वो मुल्क को बचा लेता है, तो बहुत बड़ी
यू नो पेट्रियाटिक और वो सारी चीज़ें, और सिर्फ वो यूनिफॉर्म पहनना, यू नो वो यूनिफॉर्म पहन की ना एक वो आपके अंदर एक वो सीना आपका ना ऐसे हो जाता है, यू नो, तो वो बहुत प्रिविलेज था। मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि नुमान ने जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया, फिर एयरफोर्स ने यू नो मुझे इंटरेस्ट किया उन रोल के साथ, और उसमें मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए में जो दुनिया में नहीं मिलते ये चांसेस। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मैंने मिशन किया एक पूरा, यू नो एक्चुअल जेट्स में जाके हमने सरगोदा से फ्लाई करके मिशंस किए। तो ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप अरबों रुपए भी देना चाहें आपको नहीं मिल सकते, यू नो। तो वो बड़ा ऑनर है मेरे लिए। छोटी छोटी चीज़ें, हार्ली डेविडसन रनवे पे जेट के साथ भगानी, इस तरह की चीज़ें ना, मतलब जो ये आप जितने अमाउंट ऑफ पैसे भी देते ना, ये आप एक्सपीरियंसेस कर नहीं सकते। तो बड़ा प्राइड था। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि यू नो हम फिल्म को भी नहीं एक्सेप्ट करते, प्लस यू नो मुझे ये लगता है कि हम अपने स्टार्स को भी नहीं एक्सेप्ट करते, यू नो। हम जो आपने बात की, अगर उसको थोड़ा और डीपर देखें, क्या लोगों की प्रेफरेंस होती है इंडियन स्टार, यू नो, इंडियन कंटेंट की। मेरे ख्याल से वो जो इंडियन स्टार्स को समझते हैं वो किसी पाकिस्तानी स्टार को इस काबिल नहीं समझते, यू नो, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी चीज़ों को उस तरह प्राइड नहीं करते, और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री एक्सेल भी नहीं करती, यू नो। इंडिया, अगर हम उसका काउंटर देखें ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडियन में कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती या वो बुरा काम नहीं करते, लेकिन उनकी बुरी चीज़ें या उनकी जो इस तरह की चीज़ें वो कभी उस तरह हाईलाइट नहीं होती जिस तरह हमारी यहाँ हो जाती है। हम अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नेगेटिव्स में, ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन या बिला वजह की क्रिटिसाइजेशन में पड़े रहते हैं अपना आप दिखाने के लिए, यू नो। हम अपने हीरो हीरोइंस अब आके फिर भी यू नो थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है, लेकिन ऑल्दो शेर दिल इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं ये चीज़ें, यू नो, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। और इनफैक्ट यू नो हमारी इंडस्ट्री तब तक एक्सेल भी नहीं करेगी जब तक हमारी विद इन ओनरशिप ना आए। जब हमारे अपने लोग हमारा काम पसंद करना शुरू कर देंगे, और उसमें डबल एज भी है, मतलब ये इतना सिंपल भी नहीं है। हमने पाकिस्तानी सिनेमा और इस इंडस्ट्री के नाम पे बहुत बुरा काम भी ऐसे किया। बहुत 90s की फिल्में कभी आप देखें, मतलब इवन नाउ कुछ आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स। मैंने भी अभी कुछ रिसेंटली 1-2 प्रीमियर्स पे मैं भी गया हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या है, यू नो। तो होता है। आई मीन शेरदिल में भी अपने मसले थे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म थी, यू नो। अकील आपने सुना होगा, उसमें से निकल के अभी तमाशा मलिक अकील, हाँ जी बिल्कुल। उनके साथ कैसा वो उस वक्त भी तमाशा ही था। आजकल बड़े मकबूल हैं वो वो उस वक्त भी बड़ा तमाशा ही था। नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है। he was very sweet, he was very hard working, बड़ी उसने मेहनत की। बल्कि मेरे ख्याल से मेरे कैरेक्टर के अलावा जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे उसने बड़ी मेहनत की। उसका वो पंजाबी टाइप सा कैरेक्टर था उसमें, और हाँ जी पाजी चलो, यू नो, इस तरह करके। तो वो उसमें तब भी एनर्जी लेवल वही था जो उसका है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा वो तब भी तमाशा ही था। वो तब भी अपने आप को तमाशा का विनर ही समझता था। बट नो, यू नो, ऑल द बेस्ट टू हिम। वो जहाँ तक अकील की बात है, उसने मेहनत की है, एंड मैं समझता हूँ जितने भी हैं, यू नो, लोग बहुत कहते हैं, यू नो, जो भी एक्टर जहाँ है, फवाद को देख लें, एहसन को देख लें, अली ज़फ़र, फ़हद मुस्तफ़ा, ये सब डिज़र्व करते हैं जहाँ पर। इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। मैं भी, अगर मैं अपने आप को प्राइड करता हूँ, तो डीप डाउन इनसाइड मैं समझता हूँ मैंने कुछ डिज़र्व करता हूँ जहाँ मैं हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स में से गुजरा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसी तरह सिमिलरली मैं समझता हूँ, यू नो, जो भी एक्टर जहाँ है या जिसने अपना नाम कमाया है, वो डिज़र्व करता है। ओके, 2022 में आते हैं हम, और तब हमने ड्रामा रिव्यूज़ करना शुरू किए थे, और सबसे पहला जो आपका ड्रामा हमने रिव्यू किया था वो था चौराहा। उस करेक्टर में कुछ था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिकाल ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। आपने लुक्स भी चेंज की, आपने उसको ग्रे सा बनाया थोड़ा सा। वो बाद में फिर अपना वो भी करता है, ग्रे ही था वो, तो बल्कि नेगेटिव ही था। नेगेटिव शुरू में था, फिर एंड में वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपने उसमें कितनी मेहनत की? क्योंकि वो मुझे कुछ अरसे में जितने भी हमारे जो स्टार जो मतलब जो आपके टाइम के हैं, उनकी सेम एक्टिंग लगती है कुछ जगहों में या कुछ प्रोजेक्ट्स में। वहाँ पे मैंने जब देखा ना, फिर मैंने कहा वाकई यार ये कोई सीजन
एक्टर है जो इतनी मेहनत कर रहा है। वो अलग बात है उसका आवाम में उस ज़्यादा उस तरह का रिसेप्शन नहीं आया, लेकिन वो बड़े वंडरफुल परफॉर्मेंस थी आपकी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि उसमें मैंने वाकई एक्स्ट्रा किया था और उसमें मैंने बड़ी जान मारी थी। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल क्रिटिकली जो है ना, मैं एंड वाली बात पहले कर देता हूँ। वो क्योंकि कैरेक्टर था रफ टफ रगेड, ये वो बदमाश, और मेरी शक्ल जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह साथ नहीं देती मुझे लगता है। जो मैंने अपना आप देखा ना, ओके तो मेरी अपनी एनालिसिस सही है कि मैंने मेहनत तो बहुत की और मैंने बहुत कोशिश की और परफॉर्मेंस वाइज वो नज़र आता है, लेकिन मुझे लगता है मेरी शक्ल ने ना उस कैरेक्टर का साथ नहीं दिया। बिकॉज I don't think so. अच्छा you think it was fine? It was good. अच्छा, It was very good in fact. नहीं I'm not talking about my performance। मुझे बस लगता है कि वो मेरे फेशियल फीचर्स में वो थोड़ी सी इनोसेंस या वो ज़रा क्यूटनेस जो है ना, नहीं उस कैरेक्टर को मारती थी। मुझे लगता है कोई ज़रा रफ टफ लुकिंग ज़रा, हालांकि जो आप कह रहे हैं ना, अच्छा मैंने उसमें ना अपने आप को डार्कर किया एक तो, yes. ठीक है, फिर मैंने बाल गंदे, हेयर फिर कलर भी अपने चेंज था उसका, मुझे सब भी फील हो आता सकता है थोड़ा डार्कर किया हो सकता है। हाँ. प्लस कपड़े वाइज फटे हुए कपड़े, Yes. ये वो मिट्टी गंदा सड़कों पे पड़ा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब उसमें मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। कई उसमें शॉर्ट्स हैं और आई रियली अप्रिशिएट सेवन स्काई एंड अब्दुल्ला कादवानी एंड असद के उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया इस रोल के साथ। फिर एहसन तालिश अगेन, तो उसमें आई एम रियली ग्लैड कि आपको नज़र आया बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डाली थी। लेकिन ऑल्दो इट डिड वेल, लेकिन वो जितना मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू हो सकता था उतना वो उस तरह नहीं हुआ। वो भी बाय द वे अगेन मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो भी बहुत अच्छी राइटिंग थी। मुझे याद है मेरे ख्याल से हाफ वे थ्रू थे हम तकरीबन, वही ड्रामे की तकरीबन आपकी 50-60 डेज़ की शूट होती है, तो करीबन 25-30 दिन हो गए थे। एंड एस भाई के साथ मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार एस भाई राइटर कितना कमाल है, कितने मज़े की कहानी लिखी है इसने, एक सीन दूसरे सीन से मतलब पेशी है ये। हाँ, और ऊपर से उसकी कहानी की अच्छी बात ये थी कि वो आजकल की कहानी है। आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। जिस तरह का उसमें हुआ कि वो कैट फिशिंग होती है ना उसमें, बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल। लड़की बन के बिल्कुल बात बिल्कुल करता है और ये, उसकी ये खूबी थी, राइटर वाकई बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छा लिखा था। इनफैक्ट मुझे ये लगता है एंड मेरी थोड़ी सी ये शिकायत है जियो से, मुझे लगता है जियो जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देता है अपने ना ड्रामों को। मुझे लगा था देखते हुए ना कि थोड़ा सा ना ड्रैग किया हाँ, चौराहा को लंबा, हालांकि वो शॉर्ट होता ना तो बहुत मजे जिस का तरह होता। और मजे का होता वो, क्योंकि वो था बड़ा ग्रिपिंग, वो पेसी था। यस, उसका कोई भी एक सीन, यूजुअली ड्रामे में क्या होता है, कई दफ़ा हम एक्टिंग करते हैं हम कहते हैं यार ये तो रिपीट हो रही है, ये तो जो पिछले एपिसोड में बात की है वही बात फिर से करें, मतलब आप 4 एपिसोड उसी बात पे जो है ना फंसे हुए हैं। हाँ, चौराहा में ऐसा नहीं था, चौराहा में कोई भी एक सीन जो है ना वो पिछले सीन कोई रेपिटेशन थी ही नहीं। और हर हफ्ते कोई एक आप सस्पेंस दे के जाते थे। एग्जैक्टली ये भी लेकिन उसमें मुझे लगता key है factor। वो आई विश वो इतना ना करते, मुझे लगता है थोड़ा सा उन्होंने ड्रैग किया, अगर वो उसको और पेसी रखते ना वो ज़्यादा अच्छा बनता। ऐसे ही है। लेकिन आई अप्रिशिएट यू कि आपने नोटिस किया, बिकॉज मैंने डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स से ज़्यादा जान मारी, ठीक है। और बिकॉज वो था भी डिफरेंट कैरेक्टर, वो एक रन ऑफ द मिल कैरेक्टर था नहीं, स्पेशली फॉर मी इवन। मैंने उस तरह के कैरेक्टर्स बिल्कुल ही मे बी किसी यूफोन के ऐड में कर लिया वरना नहीं किए थे, तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था। चलिए 2023 में आते हैं अब हम। 2 फिल्में आई आपकी 2023 में। एक साथ साथ ही आई। साथ साथ ही आई, यस, मनी बैग गारंटी और हुए तुम अजनबी। मनी बैग गारंटी क्यों नहीं चली, मुझे तो पसंद आई थी। और मैंने एक चीज़ और नोट की है जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी बात, कि ऐसे ऐसे लोगों ने बैठ के ऑनलाइन उस फिल्म के बारे में इतना अजीब गरीब बोला हुआ है जिनकी खुद की फिल्में इतनी टेक्निकल नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या उसका जो टॉपिक था वो लोगों को समझ नहीं आई, या लोगों के लिए वो थोड़ा, अगर उसको 10-15 साल बाद जाके रिलीज करते हैं लोगों को समझ आएगी कि उस फिल्म में बातें क्या हो रही हैं। हर सुबह का एक करैक्टर है, हर पूरे सिस्टम की आपने एक मज़ेदार किस्म का सेटअप किया हुआ था, सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि वो फिल्म लोगों को समझ क्यों नहीं आई। उस फिल्म में बाय द वे मैं प्रोड्यूसर था, मनी बैग गारंटी में। Okay. That was one of the It was very creative और very like थैंक यू। यहाँ मैं बल्कि अरसान आपकी तारीफ भी करना चाहूँगा, मैंने आपका एक रिव्यू देखा था मनी बैग गारंटी पे, और आप ये सही कह रहे हैं कि मनी बैग गारंटी अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो पता नहीं क्यों इतने बैड प्रेस का शिकार होगी, हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं। और यहाँ मैं
आपके उस रिव्यू को कमेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक आपने बहुत बैलेंस रिव्यू दिया था, जबकि जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने आके उसके बारे में बोला, बहुत सारे रिव्यूज़, आई डोंट नो क्यों एक बहुत एंटी सेंटिमेंट क्यों चला उस फिल्म मुझे का। समझ नहीं आई, क्योंकि जो बातें वो कर रहे थे ना वो उस फिल्म पे एप्लीकेबल नहीं होती थी। ऐसे ही है, वो मुझे फिल्म लगता है थोड़ी वो बहुत हटके थी। हाँ, और बहुत बिला वजह उसमें बैड रिव्यूज आए, बिला वजह। मतलब और इश्यूज हो सकते हैं, यू नो आई थिंक ये एक बड़ी केस स्टडी है इन अ वे कि ये क्यों नहीं चली। इतनी बड़ी कास्ट थी, इतना रेलेवेंट टॉपिक था, हट के शूट हुई हुई, यू नो ऐसा नहीं है कि स्टोरी लिंक नहीं हो रही कहीं, यू नो मतलब बहुत गाने भी मजे के, और यू नो और कैरेक्टर्स भी जो बनाए गए हैं, जिसने बड़े लिखे हैं interesting। उसने बड़ी मेहनत की है कि सुबह को भी इस तरह से बोलेगा, और ये बहुत स्मार्ट फिल्म है। हाँ। मुझे लगता है, मुझे डीप डाउन शायद ये कभी कभी लगता है कि शायद हमारी ऑडियंस मेंटली इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो संभाल सके, बिकॉज वो समझदार फिल्म थी एक, बहुत ज्यादा। मतलब आपको ना एक तो कंसंट्रेट, वो मसाला फिल्म नहीं थी उस तरह, यू नो उसमें एक एक सीन में एक एक डायलॉग में वेट था, मतलब कोई मकसद था उसका, वो सिर्फ डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग नहीं था। पता नहीं मुझे मेटाफोर्स थे उसमें बहुत सारे। मतलब शायद ये वजह थी कि इंटेलिजेंट फिल्म थी और हमारी ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि उसमें या तो ये रिव्यूज थे कि बिल्कुल नहीं समझ आई, या तो ये थे कि वाह 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 ये क्या बना दिया। You know? मेरे तो वाह वाह वाले थे कि यार ये इतना क्रिएटिव सोचा कि ऐसे तो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, मतलब इतनी ज्यादा मेटाफोर्स और स्टाइल जिसको बोलते हैं क्या कहने की, आपने वो खाका सा ये रिव्यू आते हैं कि पता नहीं, आई डोंट नो वो कोई डिलिबरेट, अब समझ में यही आता है कि कोई किसी की तरफ से डिलिबरेट अटैक ही था वो कि ना सक्सेसफुल हो सके, यू नो। तो अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो पता नहीं कब बताएगा भी नहीं बताएगा, लेकिन ट्रूली यू नो वो एक जितनी भी वो फिल्म चली वो उससे बहुत ज़्यादा और चलनी चाहिए थी, यू नो। वो मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा एक कंजर्वेटिव फिगर उस पर ये था कि ये 100 करोड़ करेगी बॉक्स ऑफिस में, यू नो इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। आई डोंट रिमेंबर हमारा फाइनल फिगर क्या था, मे बी 20-25 के आसपास था, लेकिन वो बिल्कुल वो नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी कोई ओटीटी रिलीज के बारे में सोचा है? जी, उस पर बातचीत चल रही है, एंड आई थिंक ओटीटी पे वो बहुत हिट जाएगी, मैं कह रहा हूँ। हाँ, आई थिंक उस पर कोशिश कर रही है। फिलहाल तो वो एमिरेट्स में लगी हुई है, अच्छा, हाँ, एयरलाइन पे, और 2-3 मेरे ख्याल से गल्फ एयर, ओमान एयर, समथिंग लाइक दैट, और उस पर बड़े रिव्यूज आ रहे हैं कि लोग जा रहे हैं कि यार ये हमने क्यों नहीं देखी, ये कैसे मिस होगी, और ये तो बड़ी कमाल फिल्म है, और उसमें यू नो इट्स अ मिस्ट्री दूसरी मिस्ट्री की तरफ चलते हैं फिर। हुए तुम अजनबी। अच्छा, मुझे मूवी से इतराज ऐसा कोई था नहीं, एक है हिस्टोरिक फैक्ट पे जब आप बनाते हो ना मूवीज, तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो आपको लगे कि यार ये ऐसे हुआ था, ये इस वजह से, वो उसमें मुझे कोई सेंस समझ नहीं आई उस फिल्म में। देखिए, उसमें एक एक्टर का तो कोई से नहीं होती ना, मतलब ये भी है, यू नो ये जो राइटिंग है, या जो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि किस स्पेसिफिक अगर आप कोई बात कर रहे हो, लेकिन यू नो उसमें जो भी वो चीज़ें होती हैं उसमें एक्टर का तो उस तरह से नहीं होती। हालांकि मैं यहाँ ज़रूर ये कहूँगा कि एक दो चीज़ें उसमें शायद ऐसी थी जिस पे मैंने थोड़ा सा स्टैंड लिया था, और रिलेटेड टू जो आप कह रहे हो, चाहे उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस हो या फिर उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, यू नो, बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक है कि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है उससे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे ईस्ट पाकिस्तान में, या बांग्लादेश में। तो मैं इस बारे में ज़रूर सेंसिटिव था, और एक दो जगह मैंने ज़रूर स्टैंड लिया था कि या ये मैं नहीं कहूँगा, या इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मेरा नहीं ख्याल, आप सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक एक्टर की मैं अपने रोल तक तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो भी एक मल्टी लेयर्ड और मल्टी, मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं अब तक देख नहीं पाया, बिकॉज जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैं चला गया था ऑस्ट्रेलिया, और फिर मैं 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में ही रहा, और क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलीज़ थी नहीं, वो एक डोमेस्टिक रिलीज़ थी,
तो मैं अभी भी कामरान भाई के पीछे ही होता हूँ कि भाई मुझे एक कॉपी तो दे दे, मैं देखना वो तो चाहता आजकल हूँ। पीटीवी पे आ रहा है, आपको ये सुना आइडिया है? है लेकिन वो 6 एपिसोड। अच्छा, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से शुरू हो गया वो शुरू हो शायद, गया है ना? वो, हाँ, हाँ। नहीं तो आई वॉच दैट। ओके। उसके लिए मैंने कुछ सीन्स तो रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन फिल्म मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं फिल्म पे आना चाहता हूँ अगेन, जैसे आपने शेरदिल का कहा या चुराहा का कहा या कुछ और रोल्स किए, मैंने मेहनत बहुत की थी हुए अच्छा। तुम अजनबी में। एक तो ये कि मैं सबसे फिटेस्ट जो था ना हाँ। फिजिकली और लुक वाइज, मुझे लगता है जितना मैं हुए तुम अजनबी में था कभी नहीं था, बिकॉज मैं एक बड़े प्राइम में था। मैं बहुत तकरीबन 1.5-2 साल से बहुत रेगुलरली वर्कआउट कर रहा था। 2017 में बनना शुरू हुई थी जी, ना ये? 17 में बना वो, और से पहले भी वो बनाते रहे और फिर बाद में भी वो बनती रही, और वो फिर रिलीज भी। एक तो ये कि वो लेट भी बहुत होगी, उनको पहले रिलीज कर देनी चाहिए थी शायद। प्लस मेरा, क्योंकि मैं मनी बैग गारंटी का प्रोड्यूसर भी था, और ये भी मेरे लिए फिल्म थी, तो ये भी मेरे लिए बड़ा ना ऑड था कि दोनों फिल्में जो हैं इकट्ठे आ रही एक ही दिन पे आ रही हैं, बिकॉज दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मैं हूँ, तो मैं चाहता नहीं था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस आए। तो वो उसने भी हमें थोड़ा सा, मनी बैग गारंटी को भी हर्ट किया, और मनी बैग गारंटी ने भी हुए तुम अजनबी को थोड़ा हर्ट किया होगा। आई विश ऐसा ना होता कि वो सेम डे पर रिलीज होती। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसमें मैंने बड़ी मेहनत की थी। उसमें सीन्स भी ऐसे थे, वो उसके सेटअप तो बहुत ग्रैंड थे। जो उसके सीन्स थे, उसमें कुछ बड़े पावरफुल सीन्स हैं। मैंने बड़ी, मतलब मुझे बाकायदा चोटे चोटे लगी थी वो करते हुए। कुछ उसमें एक्शन सीन्स ऐसे हैं। एक बहुत पावरफुल सीन है वो जब जेल में इसको लेके वो प्रिजनर कैंप में इसको लेके आते हैं, और वो मेरे हाथों पे जंजीरें हैं और वो बांधी होती हैं। बड़े पावरफुल डायलॉग्स भी थे उसके। एंड देन गाने उसके, मुझे तो गाने बहुत पसंद थे उसके। उसमें एक गाना है नैना, और प्लस सादिया, मेरी उसकी केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगी मुझे सादिया की। एंड वो अभी भी बहुत हसीन है, लेकिन उस वक्त पे वो इतनी हसीन थी कि हम सीन्स कर रहे होते थे तो मैं तो आई वाज इन लव विद हर वैसी। उसमें तो इतनी उसकी अपीयरेंस ज़बरदस्त थी। और जैसे मैंने कहा, मुझे अपना भी बड़ा अच्छा अपना आप लगता है। मुझे लगता है मैं फिजिकली ना अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा लगता हूँ। मतलब एक एक्टर के लिए ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट कि आपकी परफॉर्मेंस ही आपको, लेकिन आप लग अच्छे रहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्टर के लिए। तो वो उस फिल्म में मुझे अपना आप वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो it's I wish, I knew while I was making it कि ये controversial होगी, because obviously वो टॉपिक ऐसा था, तो मुझे पता था ये controversial होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्योंकि दोनों फिल्में साथ आई, तो ऑब्वियसली जब भी फिल्म आती है तो मैं अपनी फैमिली को स्पेशल टिकट्स लेके भेजता हूँ। तो अब्बू को जो है ना, अब्बू को ज़्यादा पसंद आई हुए तुम अजनबी। उनको मेरा शायद रोल उसमें, बिकॉज उसमें मैं सोलो लीड था। उसमें कहानी और डाइवर्सिफाई करती है, लेकिन मेरे ऊपर फोकस था। जबकि मनी बैग गारंटी फिर भी एक एंसेम्बल कास्ट थी। तो जब वो देख के आए, और अब्बू मेरे बड़े मेरे ऑनेस्ट क्रिटिक हैं। अब्बू ना बिला वजह कभी वो वाले नहीं है कि हाँ जी बेटा बहुत अच्छा। उनको नहीं अच्छा लगा ना, उन्होंने कह देना ये क्या किया। अब्बू तो वो जब अब्बू ने कहा ना, तो वो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, कुछ होगा उसमें। ही प्रेफर्ड दैट परफॉर्मेंस। चले 2023 थोड़ा आपके लिए, आप कह रहे हैं ना कि उल्टा सीधा रहा, लेकिन फिर वो बैलेंस हो गया जैसे आपकी मर्जी के साथ। मेरे फेवरेट 3 प्रोजेक्ट है लास्ट ईयर का। अच्छा, जब आया ना शुरू के 2 एपिसोड हमने देखे, तो मैंने कहा ये क्या आम सी स्टोरी है, वो लड़का उसको पसंद करेगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ना हमने वो रिव्यू करना भी छोड़ दिया। अच्छा। और कोई 6-7वें एपिसोड की ना कोई सीन मेरी आंखों से गुजरे, तो आई रियलाइज यार ये क्यों मिस किया है हमने देखना। ये तो बड़ा ही कोई क्लासिक किस्म का ड्रामा है। एंड थैंक यू सो मच यू एंड जैसे आपकी मर्जी की जितनी भी टीम है। मुझे उससे पहले गैस लाइटिंग का नहीं पता था कि गैस लाइटिंग क्या होती है। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। और मैं कितना लोगों को गैस लाइट करता हूँ और कौन मुझे गैस लाइट कर रहा है, ये मुझे आइडिया ही नहीं था। और अब जाके मुझे अब पता लगता है कि यार हम कितने गैस लाइट करते हैं ओवरऑल। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला प्रोजेक्ट, जैसे आपकी मर्जी। जी या इट्स जैसे आपकी मर्जी वाज आल्सो क्लोज टू मी। और अगेन मुझे लगता है टिल डेट ड्रामों में probably one of my best performances, no doubt. and again जैसे आपकी मर्जी, बहुत अच्छी राइटिंग थी, बहुत वेल डिफाइंड कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर ऐसा भी था कि मैंने अपने इर्द गिर्द वो कैरेक्टर देखा हुआ भी वो था।
एंड आई थिंक जैसे आपने जहाँ से बात शुरू की ना कि 2 दहाइयों के बाद आपके अंदर एक स्किल भी आ जाती है, यू नो आप ज़रा समझ भी जाते हो कि कुछ चीज़ें कैसे करनी है, उतार चढ़ाओ, वोकल, बॉडी लैंग्वेज, यू नो परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, होल्ड करना, बहुत सारी चीज़ें, यू नो एक कुछ आप स्किल्स डेवलप कर लेते हो. तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर जो मुझे समझ आया, जो मुझे राइटिंग समझ आई और जो मैं उस वक्त तक स्किल अक्वायर कर चुका था, वो सब मैं इनटू प्ले लेके आ सका जैसे आपकी मर्जी में, कपल्ड विद अ फैंटास्टिक डायरेक्टर सबा हमीद जो खुद एक लेजेंड है एज एन एक्टर. उनकी डायरेक्शन, ग्रेट राइटिंग, यू नो दुरे फिशा ऑल्सो एज अ को स्टार, एंड देन जस्ट दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मुझे समझ आ गया क्या करना है, यू नो वो कैरेक्टर मेरे अंदर था, यू नो एज इन मुझे समझ आ गया इसमें क्या करना है. उसकी एक एक हरकत होती थी ना, वो जो कोई मतलब गंदा सा मुंह भी बनाता था ना, वो हमें समझ लग जाती थी यार क्यों कर रहा है. तो वो यू नो कनेक्शन बिल्ड किया है आपने. हाँ, उस character के वो साथ. मैंने लिव किया वो कैरेक्टर, यू नो. हालांकि मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि लोगों ने बहुत सारा कहा यार ये तो असल में तो ऐसे नहीं हो, यू नो मैं असल में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो कैरेक्टर समझ आ गया कि मैंने क्या करना है, कैसे प्ले करना है, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया उसको करते हुए भी ना. मैंने एंजॉय किया जब मैं सीन्स कर रहा होता था ना, तो वो मैं उस वक्त भी बहुत एंजॉय करता था, बिकॉज वो लिखा भी अच्छा था, डायरेक्टर भी अच्छी थी, मुझे मौका दिया उन्होंने मुझे मौका दिया, जा कर ले जो करना है, यू नो मुझे उसमें वो लगा और फिर मैंने वो यूटिलाइज किया. एक यूनिक चीज उसमें मुझे अच्छी ये लगती थी, एक्शन रिएक्शन बड़ा मजेदार था. अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आगे से दुरे फिशां का रिएक्शन बड़ा मजेदार होता नहीं, था. दुरे में भी मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छी लगी दुरे की परफॉर्मेंस. और हालांकि दुरे यू नो कंपेयर टू माई सेल्फ तो बहुत ही, मेरे ख्याल से अभी भी उसको 3-4 साल से ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे इनटू द बिजनेस, और उसके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इतने नहीं होंगे, लेकिन आई रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंस. जब हम एक्टिंग कर भी रहे थे, और उससे ज़्यादा जब मैंने ऑन स्क्रीन देखा, जब मैंने ऑन स्क्रीन उसकी भी न्यूआंसेस देखी ना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था कि हम दोनों जो है ना बड़े शायद क्लियर थे कि हमने ना कैसे उसको पोर्ट्रे करना है. वो नजर आता था. अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको पाकिस्तानी ड्रामों की वाइंड अप नहीं पसंद, इससे अच्छा कोई और था ही नहीं कि वो नहीं जाती उसके साथ एंड में. वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कह लो कि सबसे अच्छा पॉइंट सारे ड्रामे का यही था कि यही तो सिखाना है. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. नहीं वो अच्छा, वो यू नो उसमें मैं बहुत सारा क्रेडिट सबा आपा को देता हूँ, बिकॉज अच्छा वो बड़ी क्लियर थी, यू नो कुछ सीन्स में मैं भी अगर सॉफ्ट होना चाहता था ना या कुछ, वो नहीं 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 खबरदार मेरा कैरेक्टर नहीं खराब करो, वो बड़ी क्लियर थी. और ये फॉर एन एक्टर ना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर डायरेक्टर बड़ा क्लियर हो ना विजन पे कि उसको क्या चाहिए, तो वो फिर मैंने कहा ना जहाँ फिर मुझे था ना कि मैंने ये करना, वो फिर कहती थी नहीं नहीं डोंट होल्ड बैक, करो. फिर मैं और करता था उसको ना, मैं और एग्जैजरेट और बढ़ा चढ़ा के करता था, और वो बहुत अच्छा लगा. और मुझे तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, आपकी जो सिस्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी किरण, उनकी और आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए थे शूट के, और बहन नहीं फाइनलाइज हो रही थी, हो ही नहीं रही थी. इसको ट्राई कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाह रहे थे सिस्टर का रोल और इस तरह करके, और एक किसी को साइन करके भी फिर वो नहीं हुआ. बिल्कुल 6 मंथ्स हो गए थे, मतलब हम समझ ले एंडिंग कर चुके हैं ड्रामे की, और अभी तक बहन नहीं कास्ट हुई, जिसके पहले एपिसोड में भी सीन है. तो लेकिन जब वो किरण आई उसमें, एंड अच्छा किरण का भी मैं मजे के बताऊं, जिस तरह हम ऑन स्क्रीन है ना उसी तरह हम ऑफ स्क्रीन में थे. वो हम सेट पे ना किसी को छोड़ते थे, हम बिल्कुल जो बहन भाई ऑन स्क्रीन थे ना वो ऑफ स्क्रीन भी थे. तो बड़ा मजा आता. हाँ, वो जैसी सेट पे आती ना, हे सिस आज कौन है टारगेट, यू नो ये होता था हमारा. और जब मैं आपको वो भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये नहीं था कि हीरोइन कौन है, मेरा सबसे पहला सवाल ये था बहन कौन है, बहन कौन प्ले कर रही है. फिर बहन जब किरण फाइनलाइज हुई, तो शी वाज यू नो, बिकॉज किरण के साथ मेरा वैसे भी रैपॉर था, किरण मनी बैग गारंटी में भी थी, हमने और भी कुछ काम किए हुए थे पहले, और सोशली भी एक दूसरे को जानते थे. तो जब किरण आई, तो जैसे मैंने कहा ना, जो हम ऑन स्क्रीन थे ना वही हम ऑफ स्क्रीन भी थे. वो पहले दिन से ही मैंने उसके साथ वो रैपो बना लिए थी, एंड यू नो शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड देन वो भी हमने प्ले किया. प्लस शेख साहब एंड यू नो जितने भी उसमें कैरेक्टर साहब भी बहुत अच्छे सीन्स हैं. शेख साहब ने भी बड़ा अच्छा किया था अपना, यू नो उनका भी बड़ा टफ कैरेक्टर था, ऐसे 2 बच्चों को संभालना,
यू नो जो उन्हें रेज किया हुआ उनके भी बड़े मल्टी लेयर्ड थे. अगेन कमिंग बैक टू इवन दुरे का कैरेक्टर, दुरे की जो पूरी जर्नी थी वो भी बहुत 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 अच्छी थी. कमिंग बैक टू अच्छी राइटिंग जो है ना, ये बल्कि हम ऑफ स्क्रीन अभी बात कर रहे थे, ये पूरा अगर मैं आपको एनालाइज करके दूँ ना, अगर अच्छा लिखा हुआ है ना ड्रामा, तो उसमें आप मतलब वो बुनियाद होती है. अच्छी राइटिंग जो है ना बुनियाद होती है, उसमें फिर आप गलत नहीं हो सकते. और अगर बुरी राइटिंग है ना, उसमें आप इधर के स्टार डाल दें, वो प्रोडक्शन वैल्यू डाल दें, वो एंड में वो समझ नहीं आनी है आपको. वो उस वक्त तो शायद क्लिक कर जाए, लेकिन वो इवेंचुअली नहीं क्लिक करेगा. बहुत ज़रूरी है कि राइटिंग अच्छी हो. राइटिंग अच्छी हो तो उसमें अगर आप स्टार्स ना भी डालें ना तो वो चल जाएगा. चलिए अब हम आ जाते हैं 2024 में. दिल नादान आ रहा है आजकल. आर यू हैप्पी विद द रिस्पॉन्स? आई थिंक रिस्पॉन्स तो उसका ठीक है. आई एम हैप्पी विद माई ओन परफॉर्मेंस. आई थिंक despite a lot of criticism for the project, I'm happy with my own performance. I think वो एक मुश्किल कैरेक्टर था, and I think रेपिटेटिव नहीं है उस जो आप कर चुके हो जैसे आपकी मर्जी में, और फिर दोबारा उस तरह का. एक्चुअली जब मुझे ना ये थोड़े से बीच में जाके रियलाइज हुआ, बीच में नहीं एक्चुअली पढ़ते हुए रियलाइज हो गया कि वो कैरेक्टर तो सेम है जैसे आपकी मर्जी वाला. और उसलिए अगर व्यूज़ ने भी देखा है, अगर आप भी उसको फॉलो करते रहे, मैंने ना डिलिबरेटली इसमें कोशिश की कि मैं वो जैसे आपकी मर्जी में ना, मैं एरोगेंट और obnoxious और किसी की परवाह नहीं करता, और रिच और अमीर ज़्यादा, और तू कौन, मैं तो इधर हूँ, तू तो यहाँ है. इसमें भी सिमिलैरिटी थी, बट आई डिडंट वांट टू रिपीट द कैरेक्टर. तो इसमें मैंने शुरू में डिलिबरेटली एफर्ट की थी, और अगर आप शुरू के एपिसोड्स देखें तो बहुत सॉफ्ट. सॉफ्ट अभी भी मैं हम रिव्यू करते हैं ये ड्रामा, और मैं तो आपके कैरेक्टर को हमेशा ही कहा है कि यार ये बंदा ठीक कर रहा है, बाकी की समझ नहीं लग रही. ओवरऑल बैठ नहीं रही, मतलब ऊपर से देखे ना स्टोरी कहना क्या चाह रही है ये नहीं समझ लग रहा, कि वो कनेक्शन नहीं बिल्ट हो रहा कैरेक्टर्स के साथ. ये मसला आ रहा है. I mean, I think it's doing all right. I think if I'm really honest, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी आई थिंक कुछ स्क्रिप्ट में मतलब फ्लॉज थे. मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं कहूँगा. इट वुड बी बैड ऑफ मी टू डू से समथिंग अबाउट एन ऑन एयर प्रोजेक्ट. आई थिंक आपकी जर्नी तो सारी कर ली हमने डिस्कस. कुछ एक छोटे छोटे सवाल हैं, बस छोटे छोटे. इतना सारा काम हो किया आपने, और मतलब आपने कहाँ से शुरू किया था? तब तो इंटरनेट भी नहीं होता था, अब तो इंटरनेट भी है, बहुत सारी डिजिटल इन्हांसमेंट्स भी आ चुकी हैं. आपको क्या लगता है, क्या एक चीज़ ऐसी है जो अब हमारे पास आएगी तो हमारे ड्रामा और ज़्यादा एलिवेट हो सकता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी नज़र में? आई थिंक छोटी सी बात है, खैर इतनी छोटी नहीं है. आई थिंक ओवरऑल अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर ले जाए ना, और हम एक्टर्स को भी मज़ीद, नॉट सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह वेयर वेल पेड, लेकिन आई थिंक जितनी हम मेहनत करते हैं ना, या जितना एक प्रोजेक्ट डिज़र्व करता है, तो आई थिंक ये बहुत बेहतर हो सकता है. और उसकी वजह मतलब एक चीज़ ये है कि हमें रॉयल्टीज़ नहीं मिलती. ये तो है मसला. और एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारा आपका जो कंटेंट है जो आपका, वो कॉपीराइट्स का बड़ा इशू हो गया है. कभी वो उसकी ओनरशिप किसी के पास है, चैनल लगा नहीं सकता. और देखें उसी पे अगर हम बात करें तो कुछ मेरा भी तो हक है ना यार. मैंने अपना खून पसीना नहीं, मतलब उस कैरेक्टर में मैंने अपनी भी तो जान मारी, शक्ल तो मेरी है. तो उसका मैं समझता हूँ कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए. और आपने पूछा कि हमारा ड्रामा बेहतर क्यों हो सकता है, तो मुझे लगता है मुझे इस वक्त सर्वाइव करने के लिए ना, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए 4-5 ड्रामे करने पड़ते हैं साल के. ठीक है ना, जो कि एक बड़ी एफर्ट है, अच्छी खासी एफर्ट है. और दैट्स जस्ट फॉर मी टू मेंटेन द लाइफस्टाइल आई हैव, या ऑब्वियसली हम जैसा पाकिस्तान में महंगाई इतनी होगी, इस तरह की चीज़ होगी, आपको सर्वाइवल तो कीन से ना. लोग ये बात समझते नहीं है, बहुत सारे पूछते हैं. बहुत सारे कभी कभार मैं एक चीज़ इसलिए नहीं लेता कि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, स्टोरी, बिकॉज मैंने भाई बिल भी देने होते हैं एंड ऑफ द डे. कभी कभार मैं हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसे साइन कर लूँ बिकॉज द मनी इज़ गुड, सो दैट्स अ गुड इनफ रीज़न. तो मैं समझता हूँ, मैं रॉयल्टीज़ पे वापस आ रहा हूँ
कि मैं समझता हूँ अगर रॉयल्टीज़ मिले ना, अगर मुझे 2 ड्रामों से वो इनकम मिलना शुरू हो जाए जो मुझे इस वक्त 5 से मिलती है, तो उससे क्या होगा कि, और मुझे पता हो कि वो रिलेटेड है उसकी सक्सेस पे, तो मैं अपने कैरेक्टर पे ना ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये ड्रामा जो है ना ये बिलियन व्यूज़ पे जाए, सिर्फ इस साल नहीं 10 साल तक चलता लोग रहे। देखें। हाँ, तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, और सिमिलरली डायरेक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर्स भी जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ ये चैनल्स के हाथ में है इस वक्त, और मुझे लगता है कि चैनल्स को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो रॉयल्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। और मुझे लगता है आपने पूछा कि काम कैसे बेहतर होगा, मुझे लगता है रॉयल्टी सिस्टम आ जाएगा तो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, लोगों को इतना काम करना नहीं पड़ेगा, तो जो काम उनको मिल रहा है ना उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो। तो मैं समझता हूँ ये सिंगल हैंडेडली रॉयल्टीज़ बदल सकती है हमारी बिजनेस को। तो डू यू थिंक हमारे स्टार्स के पास इतनी पावर है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड कराएं कि मुझे इसकी रॉयल्टी चाहिए होगी? बिल्कुल इतनी पावर है, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी नहीं है ना, हमारे अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम सब यूनिफाई होके ये आवाज़ कर सकें। और ये है भी बड़ी चीज़, देखें किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो काम छोड़ के बैठ जाए इस चक्कर में, वो भी सही नहीं है। कोई ऐसा करेगा नहीं, हमारी मार्केट इतनी नहीं है। और हमारे अंदर, और ये भी तो है ना कि एक ने बना किया तो अगले के पास चले अगले ने कर जाना, और वो कर जाएगा प्रॉब्ली। तो ये इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कोई करता नहीं है ऐसे और इसलिए। लेकिन मैं समझता हूँ, और बात इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जी रहे हैं, चलता ही रहेगा, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी पैशनेट हूँ कि हमारा काम बेहतर होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, हमें डिफरेंट स्टोरीज पे जाना चाहिए हमें। और देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दुनिया में एक जगह बना चुका है, और अब तो बहुत ज़्यादा है। और वो जगह है, वो अब कहीं जानी नहीं है। तो हम नहीं इसको आगे लेके चलना है, तो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, और ये जिसके हाथ में भी है सबको मिलके एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम इसको और बेहतर करें और बेहतर से बेहतर करें। कोई ऐसा करेक्टर है अपनी इस इतनी बड़ी जर्नी में कोई जो अननोटिस्ड रह गया हो? कोई आपको लगता है कि ये लोगों ने उस तरह से नहीं रिसीव किया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? कोई ऑफ द टॉप ऑफ माय कप याद नहीं आ रहा। हमने काफ़ी डिटेल में आपने मुझसे पूछा है। एक दो चीज़ें मुझे लगी कि आपने मेंशन नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी नोटिसेबल थी कि लाइक मुझे अब याद नहीं आ रहा। अब जर्नी में इधर उधर हो गई। 7 पर्दों में 7 पर्दों में, हाँ, वो भी बड़ा मजे का कैरेक्टर था। वो भी मजे का अच्छा कैरेक्टर, लेकिन आई थिंक वो उसको जितनी मिलनी थी मकबूलियत उसमें वो तो बहुत मकबूल हुआ। हाँ। तो 7 पर्दों में एज सच कोई कैरेक्टर, कोई डिफाइनिंग ऐसा नहीं कि जो मैं कहूँ कि मिस हो गया। और मिकाल, आप क्रिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आजकल हमारे आर्टिस्ट इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि लोग रिव्यू कर रहे हैं ड्रामे। देखिए, मैं समझता हूँ, देखिए यहाँ कुछ क्रिटिक्स तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है ना। तो क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। कि मैं आपको गंदा करके मैं मशहूर हो जाऊँ, या कुछ क्रिटिक्स तो ऐसे हैं ना जो किसी चीज़ से ही खुश नहीं होते। हर चीज़ पे ही वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो ये तो जस्ट और हमारी आवाम भी ऐसी है कि वो उसको नोटिस कर ले तो फिर वो उसी पे रुके रहते हैं। वो अच्छा भी लग रहा होता है। तो ये भी बड़ी और चीज़, क्रिटिसिज्म हेल्दी होनी चाहिए हमेशा, एंड होनी चाहिए। देखें, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, और जहाँ डिजर्व्ड है वहाँ होनी भी चाहिए। और आई थिंक अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या ऐसी क्रिटिसिज्म हो जहाँ डिजर्व्ड है तो मुझे तो बुरी नहीं लगती। जैसे कई दफ़ा मेरे काम पे क्रिटिसिज्म हुई है तो मुझे लगता था हाँ यार ये डिजर्व थी, ये बजा थी, या बनती थी क्रिटिसिज्म, ये ठीक नहीं हुआ। यहाँ और मेहनत हो सकती थी। अच्छा, एक ना एडवाइस मैं हमेशा, आप जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, आप ड्रामा रिव्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहें कि, या वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी ने बोला कि इस कैरेक्टर्स के नाम लेके आपको स्टोरी एक्सप्लेन करनी चाहिए, कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें ड्रामा रिव्यूअर्स को या फिल्म रिव्यूअर्स को कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि आजकल कोई पैरामीटर्स तो नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। नहीं, बस वो थोड़ी सी जेनेरिक की बात है। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं।
और देखें हम भी सेंसिटिव हैं यार। Yes. मतलब हम अपनी मेहनत से करते हैं काम। हम कोई भी काम अगर हम करते हुए भी हमें बुरा लग रहा है, हम एक तो पहली तो बात है हम उसको ओन करते हैं। दूसरा हम इस नीयत से तो करते नहीं है कि हम कोशिश तो करते हैं। ठीक है, वो कभी कभार मिस हो जाती है, अक्सर आप सही नहीं कर पाते, लेकिन उसमें ये है कि सिर्फ एक एक्टर टू ब्लेम नहीं होता। एक्टर टू भी ब्लेम होता है, लेकिन सिर्फ एक एक्टर नहीं होता। आपको स्टोरी नहीं समझ आ रही है, कैरेक्टर, उसमें एक्टर का क्या ताल्लुक है यार, वो लिखा ही ऐसे हुआ है। तो आई थिंक और ये सिर्फ मैं थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट ये करना चाहूँगा कि नॉट जस्ट क्रिटिक्स, लेकिन ये मैं आवाम को भी कहूँगा कि कभी कभार हमारी आवाम भी जो है ना बड़ी रूथलेस हो जाती है। और मैं वही कहना चाहूँगा कि हमारी भी फीलिंग्स हैं, हम बहुत कुछ आपसे ज़्यादा सह सकते हैं और सहते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि यार आप रोज़ ही खंजर निकाल के नहीं निकलाओ। तो मैं थोड़ा सा ज़रा थोड़ा सा करें क्रिटिसिज्म, बदतमीजी ना करें, गालियों पे ना आए, घर तक ना पहुंचे, ये मैं कहूँगा। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। जी, अपकमिंग जो है एक अभी 2 तो लगे हुए हैं, दिल नादान और तोबा में मैं ये कहूँगा कि तोबा में भी बड़ा मज़े का कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक वो सही तरह आया नहीं है। वो थोड़े लेटर एपिसोड में जाके ज़रा ज़्यादा नुमाया होगा। उसके अलावा मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए इस वक्त कर रहा हूँ, जो पहला ग्रीन के लिए चल रहा है, उसका नाम है दयार यार। एंड उसमें दिस माई सेल्फ, माहिनूर हैदर, मानूर कहेंगे, माई सेल्फ माहिनूर हैदर एंड जावियार, जो जावियार नुमान, एंड इज बीइंग डायरेक्टेड बाय आबिस। वो भी बड़ा मज़े का कैरेक्टर है। बड़ा वो भी थोड़ा सा नॉट जैसे आपकी मर्जी मैं नहीं कहूँगा लेकिन वो भी थोड़ा सा रिच स्पॉइल्ड। और दूसरा और फिलहाल तो ये चल रहा है, लेकिन आई एम इन टॉक्स विद अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स एंड कुछ फिल्म्स की भी बात चल रही है और कुछ ड्रामा की। आपने हम के साथ काफ़ी अर्से काम नहीं किया। हाँ, हम के साथ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, बल्कि जो मैंने साइन किया, जो वो मैं थोड़ा सा रिवील कर दूँ, बल्कि ये फर्स्ट न्यूज़ होगी। आई एम नॉट टू श्योर हु द गर्ल इज़, लेकिन 2 उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स हैं। एक मैं प्ले कर रहा हूँ और एक इमरान अशरफ प्ले कर रहा है। और उसके राइटर हैं खालिक साहब, जिन्होंने इश्क मुर्शिद लिखी थी। और बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है वो, बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है और बड़ा मज़े का वेल डिफाइंड कैरेक्टर है। सो दैट विल बी समथिंग रियली न्यूज़। एंड ऑफ कोर्स एक जो मेरी अपनी प्रोडक्शन है, जिसका आपने शायद थोड़ा बहुत सुना भी हो, वो इज़ ऑल्सो कम्प्लीट बट येट टू बी रिलीज, जिसका नाम है मंडी। जिसमें मैं और सबा कमर हैं, उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, नईर एजाज साहब हैं, शायान है, एनी जाफरी है। फिल्म है? नहीं, दैट्स अ वेब सीरीज। और वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। और फिक्शनल कहानी है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह सियासत होती है। कौन सा OTT प्लेटफॉर्म है? तो मेरी कोशिश है, वो मेरी अपनी प्रोडक्शन है, वो ज़ाशको की प्रोडक्शन है, मेरी और शायान की। और इंटरनेशनल स्केल पे ही बनाया हमने, और बहुत प्रोडक्शन वाइज बहुत बड़े स्केल पे बना हुआ है वो। और मेरी कोशिश है कि वो एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए। बाकी आप खुद समझदार हैं। बेस्ट ऑफ लक मिकाल। थैंक यू। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके। लाइकवाइज, थैंक यू। सो ये था आज का पर्सोना। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।